चलो भाई, तब तक की लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, है ना। आपको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, बाकी लोग जो आ रहे हैं वो आते रहेंगे। आ जाओ, राधे राधे। ठीक है, सवाल मेरे, उत्तर आप देंगे। देखते हैं आपने कितना रिवीजन करा। अब तो एक भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, हाथ खड़ा करिएगा, बोलिएगा मत डायरेक्टली, ताकि आपसे उत्तर मिले। 51A, ठीक है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कौन से संशोधन द्वारा वर्णित किए गए थे? हाथ खड़ा करना, उत्तर नहीं देता, ठीक है। पूरा पूरा हाथ खड़ा करो भैया, कौन कौन है बताओ पहले। वेरी गुड वेरी गुड। प्रशांत, इज शी राइट? 40 सेकेंड। हाँ, क्या नाम? 1976। चलो भैया, अगला प्रश्न फिर से पूछ रहा हूँ, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? सभी को पता है, बट बीचेस बताओ। प्रशांत, स्वर्ण सिंह, गुड। सभी से पूछूंगा, चिंता ना करना, ठीक। आज अब मुझे आप बताइए, गुड मॉर्निंग। ओरिजिनली कितने ड्यूटीज थी और एक और ड्यूटी कब जुड़ी गई? अरे वाह, एक जो जोड़ी गई थी यानी 11 हो गई, और ये 11वीं वाली जो लास्ट जुड़ी थी वो कब जुड़ी थी? 2002 में। ईशा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? ये वाला 86। वेरी गुड, 86 वाला। अब जरा ये बताओ, क्या मौलिक कर्तव्य को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है? हाथ खड़ा करो, हाथ। हाँ रांची, किया जा सकता है चैलेंज? सर तभी किया जा सकता है जब उसके थ्रू पे लॉ बनाया गया। गुड। नो के बाद ओनली लिख लो, व्हेन लॉ एग्जिस्ट, ठीक है, जब लॉ। कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे सीखते हो। उसके बाद अगला 5वां, सबसे आसान प्रश्न है, किसी से भी पूछ लूंगा मैं। करण, तुम बताने की कोशिश करना। अच्छा, तुम तो आए ही नहीं थे कल। इधर वाले ग्रुप से बच्ची को यूं बता सकती है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? ना बोलना नहीं था, हाथ खड़ा कर दिया। कौन सा देश? रशिया। चाहे रशिया कह लो, चाहे यूएसएसआर कह लो, एक ही बात है। गुड, आपको इतने पॉइंट याद रहने चाहिए मिनिमम। एक और चीज याद रखिएगा ध्यान से, कि ये जो सारी की सारे जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है बेटा, ये किस दौरान दी गई थी? तो सर, जब देश में, वेरी गुड, आपातकाल। उस समय प्रधानमंत्री कौन था जब ये लागू करी गई थी? वेरी गुड। याद रखना, दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, कभी ऐसे भी याद कर लिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अभी और है। मौलिक कर्तव्य जो है बेटा, वो हमने किस देश से लिए हैं? रसिया से। रसिया किस तरीके का देश है? बताओ 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 सर। वेरी गुड। चाहे कम्युनिस्ट कह लो, चाहे समाजवाद कह लो, सोशलिस्ट कह लो, आ जाओ। ये याद रखना, इतने पॉइंट आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अभी कुछ और चीजें बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं 51A के। पहली ड्यूटी क्या थी बताते चलेंगे, जो बताने में इंटरेस्टेड हो हाथ खड़ा कर दे। हाँ भाई, क्या है पहली ड्यूटी? वेरी गुड। आइडियल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, एक रह रहा, आप बताओ बेटा। अरे वाह, इंस्टीट्यूशन, संस्था, गुड। इसका मतलब तुम लोगों को याद होने लगे हैं। गुड गुड गुड। अगला बताइए, बी वाला, पहला मौलिक कर्तव्य क्या था? सर, पहले मौलिक कर्तव्य के अंदर हमें किसका? आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना है। बेटा जरा अच्छे से बता दो, इसके संबंध में कौन सा कानून है? तो इसके संबंध में कानून है राष्ट्रीय, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 प्लस एक और कानून है। वेरी गुड। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, तो आपको मैं विजॉय इमैनुअल का केस बताऊंगा। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि राष्ट्रगान हम कॉलेज में या स्कूल में खड़े होकर नहीं गाएंगे, हमारा मन। तो याद रखिएगा कि आपको कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। हालांकि 2016-17 से पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने क्या करा था, जब वो जज थे तो उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था कि जब भी सिनेमा घरों में कोई भी पिक्चर चलेगी, उससे पहले राष्ट्रीय गान बजेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि मूवी देखने दिव्यांग भी जाते हैं। अब जिसके पैर में दिक्कत है एज की वजह से, जिसके पैर नहीं है, या कोई बुजुर्ग है उसके पैरों में दर्द है, वो खड़ा नहीं हो रहा है, तो क्या करती थी, भीड़ उसको पीट डालती थी, देशद्रोह का दर्जा दे देती थी। तो इस वजह से वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को चेंज करना पड़ा। तो ऐसी चीजें आगे बताऊंगा जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक।
उसके बाद ये वाला यानी कि क्या हो गया सर, ये कठोर हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है बच्चों बताइए। हाँ भाई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो शहीद या शहीद लोगों या उनके आदर्शों का पालन करना, ठीक है। क्या इसे मनाने पर कोई विधि है, तो बड़ा सा कट मार दो, क्योंकि ये किस तरीके का कर्तव्य है सर, ये नैतिक कर्तव्य है। उसके बाद सी पर आ जाओ। सी किस चीज के लिए बताता था? और संप्रभुता। वेरी गुड बेटा, इसको ऐसे आप रख सकते हो, अंग्रेजी वालों सुई, तो तुम कहोगे सुई कैसे, तो बेटा एस से हो गई प्रभुता, यू से अखंडता, आई से भैया एकता। तो ये आप याद रखना, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, और यहाँ यूनिटी आएगा। इस पर कानून है सर, बिल्कुल कानून है, इस पर कानून है धारा 124 ए आईपीसी, यूएपीए, एनएसए आ जाओ, ठीक। और भी एक कानून और चल रहा है, वो भी है आपस्पा, असम फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो बैठ जाओ, अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आपका रिवाइज हो जाए। अगली ड्यूटी बताओ। वेरी गुड बेटा, किसे डिफाइन करना, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। लेकिन अगर स्कूल में ये नारा लगवाया जाता था और तुम नारा लगाते समय जो है वो चुप हो जाते थे और कहते थे हम क्यों करें देश की रक्षा, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, मत करो, इसलिए इसमें कोई भी कानून नहीं है, ये सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है। हमने इसका उदाहरण लिया था उसमें कोविड के दौरान, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ई, जो कि 5वें नंबर की है, कुछ कठोर होगी। पक्की बात बताओ भाई, लांची से पूछूंगा, लांची परंपरा था कि यहाँ पर पीसफुल हार्मनी था, बच्चे बताएंगे। हाँ सर हार्मनी था, हार्मनी था, वेरी गुड बेटा, याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर वर्ड हुआ नहीं, रिजियां उड़ी नहीं। इसमें पीसफुल हार्मनी की बात हुई थी, प्लस बात हुई थी स्त्रियों की, याद आ रहा है, इसमें महिलाओं की भी बात हुई थी, याद रखना। तो हमने इसमें महिलाओं के संबंध में तमाम एक कानून देखे थे, ये इसीलिए रेड पेन से लिखा, ये कठिन है। छठा वाला आसान रहेगा, छठा वाला किसकी बात करता है, वेरी गुड, आ जाओ, परंपरा मनाओ या मत मनाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला 7वां, इसे तो रेड से लिखना चाहिए, ठीक है, इसे एफ भी कह सकते हैं, इसे जी कह सकते हैं। ये किससे संबंधित है, वेरी गुड बेटा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1900, यही नहीं और भी सारे अधिनियम है, बैठ जाइए। अभी रिवीजन ही चल रहा है फंडामेंटल ड्यूटी का, ठीक है, रिवाइज करा रहा हूँ, तब तक आप लोग आ भी जाएंगे, कोई नहीं, बैठ जाइए। आप उधर बैठ जाओ, ठीक है, आगे बैठ जाओ। अगर करण दिक्कत हो आपको तो बता देना थोड़ा सा, ठीक है, तो हम अरेंज कर देंगे, एक्स्ट्रा पढ़वा देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जी के बाद, जी के बाद एच आ जाओ, एच, एच का मतलब 8वीं ड्यूटी आ जाओ। तो सर ये किसकी बात है, 8वीं ड्यूटी किसकी बात करता है, साइंस। हाँ, साइंस नहीं बोलना है हिंदी वालों, तुम्हें बोलना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बेटा शब्द का महत्व होता है, दादाजी से अभी बुढ़े कह दोगे तो तुम्हें संपत्ति में ढेला नहीं मिलेगा, जबकि वो भी जानते हैं वो बुजुर्ग हैं, लेकिन दादाजी से तुम कहोगे मेरे प्यारे दादाजी, तो जिंदगी भर संपत्ति का आनंद लोगे, तो समझे। तो तुम कैसे फंडामेंटल ड्यूटी की बुराई कर सकते हो कि विज्ञान कह रहे हैं, तो वो बुरा मान जाएगा। क्या लिखा है उसके अंदर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कोई भी कानून नहीं है, ठीक है। अभी जो बच्चे आज आए हैं उनके लिए नया टॉपिक शुरू होगा राष्ट्रपति, टेंशन ना लो, बस ये पुराना रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एच आ गया, मैं कौन सा पढ़ा था अभी हमने, 8वां, ठीक है। चलो भाई नवी ड्यूटी बताओ, फिर 10वीं में चाहिए, फिर 11वीं। प्रॉपर्टी और हाँ भाई, नवी जो ड्यूटी है वो कौन सी आ जाएगी, प्रॉपर्टी और हिंसा। बेटा उसमें लिखा है वायलेंस, और वायलेंस से भी पहले लिखा है पब्लिक प्रॉपर्टी, यही लिखा होगा, यानी लोक संपत्ति और हिंसा। इसके लिए सर कानून है, इसके लिए तो सर इतने कानून है, म्युनिसिपैलिटी कानून है, बुलडोजर चलाओ कानून है, कानूनी कानून है, क्योंकि ये बहुत सख्ती से बाबा ने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जे वाली ड्यूटी आ जाएगी, जस्ट इसके बाद कौन सी ड्यूटी है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, शब्द है उत्कर्ष की ओर, ठीक है, उसमें शब्द लिखा है उत्कर्ष की ओर। अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर आप क्लास में फर्स्ट नहीं आते तो कोई आपको फांसी नहीं देगा। बेटा ये 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य है, जो कि कौन से संविधान संशोधन में, हाँ ठीक है, ये बात करता है शिक्षा के अधिकार की। याद रखना 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे जो कैसे होंगे, नॉर्मल, और 6 से 18 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे जो कैसे होंगे भैया, दिव्यांग।
18 वर्ष तक, यानी 4 साल की छूट है दिव्यांग बच्चों को इस काम में। ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस के अंदर, इसलिए मैं इस पर विशेष फोकस करता हूँ। पीसीएस खेल जाएगा, यूपीएससी नहीं खेलेगा, पीसीएस खेलेगा, एक रट्टा मार क्वेश्चन। ठीक, दूसरी बात ये, इसको लेकर के कानून तो होगा ही होगा। अगर आपको ये ड्यूटीज ऐसे याद नहीं है तो कृपया करके घर पे जाकर के बार बार रटें। ये ड्यूटीज आपको ये जो के वाला है, ये पेरेंट्स की जो ड्यूटी है कि बच्चों को एजुकेशन प्राप्त कराएं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि बिल्कुल ड्यूटी है पेरेंट्स की, क्योंकि ये जो ड्यूटी लागू होती है ये स्पेशली पेरेंट्स पे। लेकिन राज्य ने भी 6 से 14 तक के स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है उसमें फीस माफ कर रखी है। क्यों माफ कर रखी है? अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजते तो क्या मतलब उनके ऊपर उनको बताया कैसे जाएगा? बिल्कुल, उनको ऐसे की अवेयरनेस। और अगर आप चाहो तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से अगर पढ़ाई नहीं करा रहा है उसकी गोपनीय तरीके से कंप्लेंट में कर सकते हो, और चाहो तो आप बच्चों के अधिकार 1098 पे फोन भी कर सकते हो, जो भी उनका नंबर होता है। तो इस तरीके की चाइल्ड हेल्पलाइन है, यही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसमें आप सरकार से किसी दूसरे व्यक्ति की शिकायत कर सकते हो, वरना ज्यादातर चीजों में आपको अधिकार नहीं होता कि आप इंटरफियर करें। ठीक है, ये याद रखो, शिक्षा के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकते हो। आ जाओ, और भी लोग आ रहे हैं? चलो फिर आज का टॉपिक शुरू करें। मौलिक कर्तव्य का रिवीजन भी हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए। चलो भैया, अब आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज मी अभिषेक मिश्रा। ठीक है, हाँ यस सर, सामने खड़े हो आप। ये चार्ट तुम्हें मिल जाएगा, ये चार्ट देख लेना, इंग्लिश वालों के लिए आसानी होगी। और इसके कीवर्ड याद रखना, ठीक है। 51 का ए क्या कहता है सर? 4 चीजें कहता है। कौन कौन सी कहता है? आइडियल, इंस्टीट्यूशनल, नेशनल फ्लैग, एंथम, नेशनल एंथम। बी क्या कहता है भैया? सबसे बड़ी चीज बी कहता है 2 चीजें, अपने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आइडियाज ओपिनियंस को मारो। तीसरा वाला क्या कहता है? तीसरा सुई, सोवेरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। चौथा डिफेंस, 5वां हार्मनी, छठा कल्चर, 7वां पर्यावरण, 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9वां किसकी बात करता है? दंगे की, सार्वजनिक संपत्ति की। 10 किसकी बात करता है? उत्कृष्टता की ओर। 11वां किसकी बात करता है? तो सर शिक्षा के अधिकार की। ऐसे तुम्हें रटने हैं, हाँ लिटरली रटने ही है, और कोई तरीका नहीं है। कल को तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या इंटरव्यू में तुमने धोखे से कह दिया, जैसे तुमने सवाल पे उंगली उठा दी कि सवाल समाज में निम्न वर्ग या गरीब वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रही, तो तुमसे इंटरव्यूअर पूछ लेगा कि आपके भी तो कुछ कर्तव्य होंगे सरकार के अगेंस्ट करने के लिए, आपके कौन कौन से कर्तव्य हैं? तब बैठना मुंह बंद करके, क्योंकि वो तुमसे ये सुनना चाह रहा होगा। ठीक है, चलो भाई, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले भैया जो बच्चे घर से होमवर्क नहीं करके ला रहे हैं उनके लिए स्पेशल जोक पढ़ो, ठीक है। जो उत्तर नहीं लिख के ला रहे हैं उन्हीं के लिए स्पेशल है ये, कि टीचर ने पूछा क्या बनोगे स्टूडेंट आईएएस भैया, तो भैया जो लोग नहीं लिख रहे हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। इतनी आसान आंसर राइटिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है यहाँ पर। चलो, और जो करके ला रहे हैं उनके लिए भी नहीं के लिए ये। चलो, आज का टॉपिक है, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसे आप लिख सकते हो केंद्र कार्यपालिका। बेटा 2 सरकारें होती हैं, हर राज्य की सरकार अलग होती है, केंद्र की सरकार अलग होती है। और आज हम समझेंगे केंद्र की सरकार के महत्वपूर्ण पदों को, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल। बात आई समझ में या नहीं? हेडिंग केंद्रीय कार्यपालिका। बेटा यूनियन एग्जीक्यूटिव को कहते हैं हिंदी में केंद्रीय कार्यपालिका। हम पहले केंद्रीय कार्यपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मुझे तुम्हें स्टोरी सुनानी होगी, एक लड़की भोली की, इसके बाद ही सुनाऊंगा, मतलब इस पढ़ने के बाद लेक्चर बात कौन सुनाए। बेटा टाइम 9 बजे है, जल्दी आया करो। फिर यही कहोगी सर ट्रेन के ड्राइवर की गलती है, रोक नहीं सकता था, कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा। ऐसा एक पिक्चर में डायलॉग था ना, ओ मत करो बगल भेज देंगे अभी, वो करेंगे हाँ बेटा इधर हो गया, लिख लिया। भैया इसमें मुख्य तौर से 3 लोग पढ़े जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इसे याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, 1 नंबर छोड़ दो, लिखो 2 3 4 और इधर से लिखो 5 6 7, तो ये बन जाएगा राष्ट्रपति, ये बन जाएगा उपराष्ट्रपति, और ये लिखा है सर नीचे केंद्रीय मंत्री परिषद, ये बन जाएगा। अरे इससे नाराज ना हो, इधर आओ। हाँ चला ही जाता है, दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओहो कब सुधरेगा ये हमारा सिस्टम।
चलो दोबारा लिख दे रहा हूँ ट्रिक, ठीक है। कंप्यूटर बुरा मान गया सर, आपको नहीं पता। 52 में क्या है ट्रिक समझ गए? 2 3 4 5 6 7, बस एक याद रहे। पॉलिटी में कुछ 1-2 आर्टिकल याद करने की ट्रिकें जो मुझे अच्छी लगती है वो बता दूंगा, इसमें मत पूछना। पप्पू के पापा ट्रेन के खोजते, पासे परमवीर चक के पापा, इससे ये सब नहीं आता। राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63, उसके अलावा 74। तो बेटा 74 में प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री की जगह केंद्रीय मंत्री परिषद है, जिसको किसकी अध्यक्षता में लेके आगे जाया जाता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आते हैं अनुच्छेद 75 के अंदर, ये मत भूलना दोस्तों। बड़े आगे ट्रिक लिखने में इतना टाइम, ये तो कंठस्थ कर ली होगी तो। चलो भैया हो गई ट्रिक, अब इसे पूरा कर लोगे? बार बार सर प्रैक्टिस करानी पड़ती है सर, बच्चे बहुत छोटे हैं सर, ठीक है। 63 इधर, हाँ हाँ पता है भैया, हमें पता दिख रहा, ठीक। अब ठीक है 52 63 74, इसी को पूरा करेंगे। अब चलते हैं स्टोरी पे और तुम्हें आनंद आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति समझाने वाले बहुत हैं, पढ़ाने वाले बहुत है, समझाने वाला कोई नहीं, ठीक है। तो ये रही भैया स्टोरी ऑफ भोली, इसे ध्यान से समझना। जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था, या तुम लोग भी स्कूल टाइम में पढ़ते होगे, तो तुम्हें अपने क्लास में लड़कों के बैच में ज्यादातर लड़के, या कॉमन क्लास में लड़का या लड़की कोई भी, या लड़कियों के स्कूल में लड़कियां, कोई एक ऐसी बच्ची जरूर होती होगी जो पक्की चमची होती है टीचर, ठीक। जिसने टीचर ने कह दिया कि बेटा आज आसमान काला है दिन में भी, बोले हाँ हाँ है। बेटा सूर्योदय जापान से नहीं होता, सूर्योदय हमारे गांव से होता है, हाँ हाँ होता है। बेटा ये चमची की ये खासियत होती है, ये क्लास में मॉनिटर भी रही, समझना ध्यान से। और सबसे दुख की बात ये होगी, ये चमची पढ़ाई में भी अच्छी होगी, या चमचा भी कह सकते हैं, ठीक। अब सुनो, अगर कोई बच्ची क्लास में टीचर की फेवरेट भी है, मॉनिटर भी है, नंबर 1 भी है, उसके बाद दुख की और बात सुनो कि ये सपना मैडम की बेटी भी है, जो क्लास की टीचर मतलब पूरा क्लास देखती है, पूरा कॉलेज देखती है, अब तो और सोने पे सुहागा हो गया। अब सुनो दूसरी बात, ये बच्ची है, ये बच्ची आदर्शवादी भी है। आदर्शवादी कैसे है कि इसका जब मन करा नाम उठा के लिख दिया कि करण डोंट टॉक। अब करण बेचारा चुप बैठा था तो भी नाम लिख दिया। क्या तुम इसका कुछ बिगाड़ लोगे? बिगाड़ लोगे? मन में तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा कि एक बार मॉनिटर बना दो, इस बार मैं टॉप कर जाऊं, लेकिन बेटा अगर कोई एक व्यक्ति पर इतनी सारी चीजें होती हैं तो बेटा उस व्यक्ति के पास क्या आ जाती है? तानाशाही पावर। समझ रहे हो तुम भोली की? भोली की पावर ये है कि भोली को अगर ये लग गया कि आज मुझे क्लास के अंदर लांसी को नहीं बैठने देना है, तो पहले लांसी का नाम लिखेगी, फिर लंच मैडम के साथ करके बुराई कर देगी कि क्लास में सबसे लेट है, फिर घर जाके मम्मी से बुराई कर देगी क्योंकि बेटी भी तो है सपना मैडम की, तो घर जाके भी कह देगी मैडम वो तो कह रही थी कि मैडम बहुत बुरी दिखती है, चुड़ैल दिखती है, चुड़ैल। मैडम कही हाँ ऐसा कह रही थी, अच्छा। तो बेटा इस तरीके की बच्चियों से सावधान रहना। अब समझो जरा ध्यान से, अब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमारा मास्टर इतना पढ़ाई क्यों लिया। अब तुम समझना जरा, अगर देश के अंदर एक व्यक्ति होता और यही व्यक्ति होता, ध्यान से सुनना, देश का प्रेसिडेंट, यही व्यक्ति होता देश का वाइस प्रेसिडेंट, यही व्यक्ति होता देश का पीएम, और यही व्यक्ति होता डीएम, यही व्यक्ति होता सीएम। तो बेटा अगर ये गाय का मीट खाने वाला व्यक्ति होता तो मुबारक हो, सबके घर जन्मदिन में बन रहा होता, और अगर ये नहीं खाने वाला होता तो बेटा ये पूरी गाय गायब करा के नेपाल में बेच देता, कुछ भी करता। मेरा मतलब समझो, इसकी आइडियोलॉजी से पूरा देश प्रभावित होता कि नहीं होता? समझना ध्यान से। ये जो मैंने सारी शक्तियां लिखी हुई हैं बेटा, इन्हीं शक्तियों को अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में आसान करके 3 वर्गों में बांट रखा है। पहला कार्यपालिका, दूसरा लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, और तीसरा न्यायपालिका। कंसेप्ट समझना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट को ध्यान से समझना अब और अच्छे से। अगर किसी एक व्यक्ति में तीनों शक्तियां आ जाए, कानून का पालन करने की, कानून बनाने की और खुद के प्रति न्याय करने की, तो क्या तुम उस व्यक्ति को कभी इस पद से हटा सकते हो? वो तो बेटा देश का पट्टाधार कर देगा। ऐसा ही कुछ अंग्रेज हमारे साथ करते थे। कोर्ट के अंदर जजेस उनके, गवर्नर जनरल उनके, वाइसरॉय उनका, और खुद भी वो नियम कहां से बनाते थे? इंग्लैंड की संसद के अंदर बैठ के। बात समझ रहे? तो जब बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनवाया तो बाबा साहेब ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं ये तीनों शक्तियां एक आदमी में नहीं दूंगा। मैं प्रयास करूंगा, 100% प्रयास करूंगा कि कम से कम ये तीनों शक्तियां 3 अलग अलग लोगों में बांट दी जाए। सर
काय को आप एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा मैं एमए पॉलिटिकल साइंस तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सिद्धांत, जिसके बारे में तुम अब पढ़ के खुश हो। पढ़ो 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 जल्दी पढ़ो, कितना टाइम थोड़ी बनी। वाह यहाँ से भी चल रहा है। दिख रहा है ना? पढ़ो बेटा। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ पावर। समझो, मैंने तुम्हें एकदम बच्चों की तरह ये स्टोरी इसलिए समझाई है ताकि तुम समझो कि देश में कार्यपालिका जो कानून का पालन करती है, विधायिका जो विधि बनाती है, जज साहब जो न्यायपालिका में आते हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। स्टोरी ऑफ होली लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि अगर सारी शक्तियां एक ही में समाहित हो जाएंगी तो देश का हो जाएगा बट्टाधार। ऐसा जिन देशों में उसका बट्टाधार है ऑलरेडी, समझ गए? चले जाओ नॉर्थ कोरिया, चले जाओ चीन, समझ गए? वहां पर इन लोगों ने सारी पावर, और तो और छोड़ो रशिया, जहां पे वो चुनाव तो कराता है लेकिन 88% मतदान खुद ही पा जाता है। इसके अलावा भी आप देखोगे कि ऋषि सुनक हट गए, तो क्यों हट पाए ऋषि सुनक इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन से? क्यों केयर स्टार्मर बन गए? सब बताऊंगा। अब बताओ किसी को इस सिद्धांत में कोई दिक्कत? आपका देश का राष्ट्रपति अलग होगा, देश का पीएम अलग होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के संविधान में एक सिद्धांत लागू है, उस सिद्धांत का नाम है शक्तियों का पृथक्करण। क्योंकि अगर तुमने तीनों शक्तियां एक को दे दी तो बेटा आपको तुम्हारे देश की बाउंड्री खत्म कर देगा और जो करना चाहे वो कर सकेगा। एनी डाउट? एनी डाउट? समझ गए? आज जो हम स्पेशली पढ़ रहे हैं वो हम कार्यपालिका को समझ के पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो अब मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ। सर इसकी पीडीएफ अरे दे देंगे चलो, जो नहीं समझेगी तुम बाद में समझो। चलो समझ गए? अब ध्यान से समझना। जब बाबा साहेब भारत का संविधान बनाने बैठे तो बाबा साहेब ऑलरेडी पढ़ चुके थे इंग्लैंड का, अमेरिका का। सर इंग्लैंड का तो संविधान ही नहीं है बेटा। जिस देश के अंदर संसद संविधान बनाती है उसे लिखित बोलते हैं। वहां पर संसद ने संविधान नहीं बनाया इसलिए अलिखित बोलते हैं, लेकिन लिखित है, किताब है। अमेरिका का संविधान, कई सारे देशों का संविधान बाबा साहब ने पढ़ा था। बाबा साहब कितने बुद्धिमान थे इसका प्रमाण आप ये देखना। बाबा साहब बोले कि मुझे देश के अंदर आर्टिकल 12 एक नहीं करना है, इसके 3 भाग करने हैं। अब ये 3 भाग तो आप समझ ही गए होंगे। किसी को दिक्कत? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ध्यान से समझना, ये आर्ट है, अगर ये मिस कर दी तो तुम्हें कोई रिपीट नहीं करेगा। ध्यान से समझना। बाबा साहब ने कहा कि मुझे अपने राष्ट्र की भी फिक्र है और राष्ट्र में रहने वाले लोगों की भी फिक्र है। मैं इन दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को बिठाना चाहता हूं। क्यों बिठाना चाहता हूं? क्योंकि अगर इस पद पर कोई व्यक्ति बैठा होगा तो वो जो भी नीति बनाएगा इस वाले व्यक्ति के अनुसार नहीं बनाएगा। दोनों के बीच में किसी भी विधेयक को लेके, किसी भी बात को लेके आपस में बहस होगी, लड़ाई होगी, और जो दोनों के लिए अच्छा होगा वही निकलेगा। समझना। तो बाबा साहब ने कहा एक को मैं बनाऊंगा, ध्यान से समझना, राज्य, क्योंकि ये क्या है? पूरा कंट्री, और कंट्री मतलब राज्य। एक को मैं बनाऊंगा राज्य का प्रमुख, इसी को बोला जाएगा, ध्यान से समझना, एग्जीक्यूटिव हेड। और बाबा साहब ने कहा एक को मैं बनाऊंगा जनता, और जनता किसे चुनती है? सरकार को। तो बाबा साहब ने कहा एक मैं बनवाऊंगा सरकार का प्रमुख। समझना इसको, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, कंसेप्ट चला जाएगा। बाबा साहब ने ये कहा कि जो पूरी इंडिया है उसके अंदर जो लोग रहते हैं, लोगों को संभालने के लिए और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए मुझे अलग अलग 2 लोग चाहिए। बाबा साहब ने क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि बाबा साहब ने सोचा कि अगर मैं किसी एक को पूरे देश का प्रमुख बना दूंगा तो फिर वो किसी से भी नहीं दबेगा, ना तो वो प्रजा के बारे में सोचेगा, ना वो न्याय के बारे में सोचेगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ, देश का संरक्षक यानी इस राज्य का कोई प्रमुख अलग बनाता हूँ और जनता का प्रमुख अलग बनाता हूँ। बाबा साहब की सोच समझ के बाबा साहब ने ऐसा क्यों करा, इसके पीछे मैं आपको कारण एक और बता देता हूँ, समझ के चलिएगा। ये पढ़ो, किसी भी देश के 4 तत्व होते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ है 2019 और 20 में, इसलिए बता रहा हूं कि देश के 4 तत्व होते हैं। देश के कह लो, राज्य के कह लो, स्टेट के कह लो। यहाँ स्टेट का मतलब देश है, ठीक। कौन से 4 तत्व होते हैं बेटा? आबादी,
सीमा जो टेरिटरी, सरकार और संप्रभुता। मेरी बात फिर से समझना, थोड़ा सा थियोरेटिकल है लेकिन आप विश्वास रखिएगा, आप समझ जाएंगे। बाबा साहेब किसको फॉलो करते थे? बाबा साहेब फॉलो करते थे प्लाटो और एरिस्टोटल को। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान पढ़ रखे थे, 158 देशों के। तो अगर वो कोई सिद्धांत दे रहा है तो एटलीस्ट कितने देशों को दिमाग में रख के दिया होगा? 158। तो इसने एरिस्टोटल प्लाटो के सिद्धांतों को समझ के बुक में लिखा, इसको बाबा साहब ने पढ़ा और बाबा साहब ने कहा कि देश की आबादी और देश की सीमा, देश की सरकार और देश की संप्रभुता, ये 4 इंपॉर्टेंट तत्व हैं। इसीलिए बाबा साहब ने क्या करा, एक व्यक्ति को पॉपुलेशन कंट्रोल करने को दे दिया और एक को क्या कंट्रोल करने को दे दिया? टेरिटरी। बात आई समझ? बाबा साहेब ने 2 तत्व कहां से उठाए? एरिस्टोटल की किताब से। टोटल कितने थे? 4 थे। उन्होंने 2 चीजों का वर्गीकरण कर दिया कि एक क्षेत्र को देखेगा तो एक लोगों को देखेगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई, ये मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, बताओ, देखते हैं आप बता पाओगे कि नहीं बताओगे। जो देश को देख रहा है वो बड़ा या जो लोगों को देख रहा है वो बड़ा? अब आप बताओ, ठीक है? जो लोगों को देख रहा है जो वही तो चुन के उनका बना है। जो लोगों को देख रहा है वो बड़ा, यही तो सवाल है फंसाने वाले। इंटरव्यू में इसका मतलब समझो, तुमसे मैं डायरेक्टली नहीं पूछ रहा कि पीएम बड़ा कि राष्ट्रपति बड़ा, लेकिन मैं तुमसे सवाल वही ले जा रहा हूँ कि एक राज्य का प्रमुख है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, एक लोगों का प्रमुख है जो सरकार में आता है प्राइम मिनिस्टर, दोनों में से बड़ा कौन? पक्का? पक्का? मुझे हमेशा मजा आता है गेम खेलने में। लो मैं तुम्हारे साथ एक और गेम खेल देता हूँ, ठीक है? सर कैसे गेम खेलो? लो 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, दोनों प्रश्न के जवाब देना, देखता हूँ तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो। शक्तियों में तो राष्ट्रपति। अभी कैसे? ठीक, ठीक है। वैसे तो ये लिखा जाता है बड़ा, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा। चलो अब बताओ जरा, इन दोनों का आंसर दे दो। हाँ पद में तो राष्ट्रपति का। अब तो फंसे ना, अभी कह रहे थे छह पीएम लोग ने चुना है, पीएम लोग ने चुना है। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ पद में कौन पढ़ा है? कौन कह रहा है ये आंसर? चरण कह रहे हैं। गुड गुड गुड। और आगे चरण। शक्तियों में से बेटा ये याद कर लेना, पावर में हमेशा पीएम बड़ा होगा क्योंकि ये लोगों के लिए डायरेक्टली फैसले लेता है, लेकिन याद रखना पद में कौन बड़ा होगा? प्रेसिडेंट बड़ा होगा। सर ये कहीं लिखा हुआ तो होगा, तुम्हें दिखाना भी पड़ता है एक तो। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट हाजिर हो, इतना आगे जाना पड़ेगा तो बात ही में दिखा लेते। बच्चे घबरा रहे हैं, इतना सब पढ़ना है? हाँ बेटा आज इतना सब पढ़ना। आइए ना, ये लो जरा, ये देखो, इसे बोलते हैं वरीयता क्रमिका। इसमें देखो जरा, राष्ट्रपति, लिटरली मैं तुम्हें इस बात का आंसर ये दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति बड़ा कि प्रधानमंत्री बड़ा, टेंशन खत्म। न्यूज मीडिया वाले आए पूछेंगे बता देना, शक्तियों में पीएम बड़ा। लेकिन पदवी की बात करें, वरीयता की बात करें तो कौन से नंबर पे है? प्रेसिडेंट फर्स्ट पे, सेकंड पे कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। बेटा तुम्हारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस समय है डीवाई चंद्रचूड़ तो 6ठे नंबर पे बैठे हैं, लेकिन याद रखना लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष भी चीफ जस्टिस के बराबर पावर लेके चलता है, ये भूलना, दोनों लिखा हुआ है। आप इसको कोट कर सकते हो मेंस के आंसर में कि शक्तियों के मामले में पीएम भले ही बड़ा है क्योंकि वो जनता से डायरेक्ट पावर लेता है, लेकिन राज्य की अगर बात करें या पद की बात करें तो राष्ट्रपति बड़ा है। ऐसा कौन कहता है? तो वरीयता क्रमिका, इसे बोलते हैं टेबल ऑफ प्रीसीडेंट। राष्ट्रपति का कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसे बोलते हैं वरीयता तालिका या क्रमिका। इसे अंग्रेजी में बोला जाता है टेबल ऑफ प्रीसीडेंस। ये क्लियर हो जाए, हो गया तो सही, नहीं हुआ तो स्पेलिंग टिप लेना गूगल से। अब आई बात समझ में लॉजिक कि कौन बड़ा, वरना इसी में देखते रहोगे। ज्यादातर इंटरनेट पे वीडियोस में पढ़ा देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां ज्यादा है, लेकिन ये भी तो बताओ कि राष्ट्रपति को फिर ऊंचे स्थान पर क्यों रखा गया है? बेटा राष्ट्रपति के पास प्राइम मिनिस्टर से पावर भले ही कम हो, लेकिन पद में, क्रम में वो बड़ा है। ये बात आई समझ में? अब वापस आ जाए लेक्चर की ओर। चलो
तो आई होप तुम्हें बाबा साहब की आइडियोलॉजी समझ आ गई होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमने 3 चीजें कवर करी हैं। एक तो ट्रिक से हो गई, होली की स्टोरी, इसमें कोई दिक्कत किसी को, मैं पूछ के आराम से चलूंगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ठीक है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन में पीडीएफ वाला जोक भी हो गया, ये भी हो गया। इसके अलावा बाबा साहब ने क्यों रखा, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे अगर एक ही व्यक्ति देश को भी देखेगा, लोगों को भी देखेगा, तो कभी वो दोनों के पक्ष में फैसला नहीं ले पाएगा। इसलिए बाबा साहब ने हमारे यहाँ किसको बांट दिया, एक को राष्ट्रपति बना दिया, एक को पीएम बना दिया। लेकिन दोनों के चुनाव के तरीके में भी अंतर रखा है। क्यों रखा वो आगे बताऊंगा, ठीक है। बेटा किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया है सर, प्लाटो ने, एरिस्टोटल ने, ठीक है। बेटा ये एक दूसरे के गुरु थे, जैसे सोक्रेटिस का चेला प्लाटो, प्लाटो का चेला एरिस्टोटल, ठीक है। तो याद रखना, तो इनके एरिस्टोटल के गुरु प्लाटो ने भी ये बात कही थी 5040 बीसी ईसा पूर्व। उसके बाद एरिस्टोटल ने 158 देशों के संविधान को जब पढ़ा तो उसने इस बात पर मोहर लगा दी कि हमारे गुरु बिल्कुल ठीक कहते थे कि क्या होगा, आबादी होगी, क्षेत्र सीमा होगी, सरकार होगी और सोवेरेनिटी होगी। बात आई समझ। यकीन मानिए राष्ट्रपति पर बड़े टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बहुत स्लो और बहुत आराम से कंसेप्ट समझाऊंगा, लेकिन बस सोना मत। हाँ क्या हुआ, पढ़ा दो आगे। चलो भैया अब जरा हमारे राष्ट्रपति के कुछ और नाम लिखो। जैसे मैंने पूजा से पूछा, तुम्हें घर पे सब प्यार से क्या बुलाते हैं, तो इन्होंने कहा सर मेरा घर का नाम पिकाचू है, या किसी बच्चे ने कह दिया मेरे घर का नाम सर सांप है, दोगुना हूं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो बेटा ऐसे तुम्हारे अलग अलग नाम होते होंगे, घर का नाम अलग है, पप्पू गुड्डू टिंकू, है ना, एक ही नाम है इनका, ठीक। बेटा उस एक नाम को ही आगे लेके राइट वन में लाना है। चलो याद रखना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति भैया के अलग अलग नाम। चुपचाप ये चारों नाम छाप लो, राष्ट्रपति के अन्य नाम लिख लो। राष्ट्रपति को बोला जाता है ऑफिस ऑफ सेरेमनी, ऊपर यही लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, अभी बता दो, नीचे नहीं दिख रहा। देखो पहला नाम है ऑफिस ऑफ सेरेमनी। अगर ये नाम यूपीएससी के प्रीलिम्स में धोखे से आ गया तो तुम घूमते रहोगे, मास्टर ने हमारे राष्ट्रपति नहीं पढ़ाया, मास्टर कहेगा ऑफिस ऑफ सेरेमनी कौन बता दिया। फिर अगला नाम कार्यपालिका प्रमुख यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड। ये चारों नाम लिखो, ये चारों नाम होते हैं। अभी 1-2 नाम और बताऊंगा। सर कितने नाम बताओ सर, क्या करें बेटा, राष्ट्रपति जी ने अपने नाम के रूप में बुला लिया, ठीक है। सबसे प्यारा नाम ये लिख लेना, डी जोड़े। आपने सुना होगा पीएम को कहते हैं डिफेक्टो, इन्हें कहते हैं डी जोड़े। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो बाद में कहो मास्टर ने ये वाला पॉइंट नहीं बताया, इससे बढ़िया पहले बता दो। इसका मतलब होता है एल लो, यानी कि कहानी में दर्ज किताब में। कहां से आए आप लोग? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, आधा हाथ तुम्हारा अंदर ही, आ जाओ। लिखा अंग्रेजी में सर क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि भैया अंग्रेजी में नाम आएंगे, हिंदी बगल में क्वेश्चन में राष्ट्रपति लिखा होगा, उन्हें इसकी हिंदी आती नहीं। सर बेइज्जती, हाँ कागज भी तो चेक कर रहे थे वो टाइम से, ठीक है। पहले यूपीएससी में अफवाह उड़ी थी, सर प्रीलिम्स का फॉर्म भरते ही आईबी और रॉ चेक करता है फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं है। ये बात पूजा केतकर को बताओ बेटा, आईबी रॉ 40 लाख फॉर्म चेक करने नहीं बैठे ना, वो मेंस का चेक करती है। वेरिफिकेशन होता है, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस या कोई भी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो तहसील में ऊपर से नोटिस आता है, उनके पास डायरेक्ट फैक्स से, मेल से या फिजिकल फॉर्म में, वहां पे वो उस डॉक्यूमेंट को खोल के उस फॉर्म को भर के उसमें मुहर लगा के भेज देते हैं कि हाँ इस नाम का व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नाम दर्ज है। बस इतनी होती है वेरिफिकेशन, बाकी पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ी सख्ती से हो जाती है। चलो भैया आगे बढ़े, लिख लिए नाम, चलो भैया चलो। अब लिखो मेरे साथ, राष्ट्रपति पढ़ने से पहले राष्ट्रपति से संबंधित प्यारी प्यारी बातें, और लिखो जरा भाग 5 में राष्ट्रपति नहीं दर्ज, भाग 5 से शुरू होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। लिखो यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि क्या होगा, केंद्रीय कार्यपालिका। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब से यूपीएससी ने पेपर आसान कर दिया इस बार, क्योंकि अगले पेपर पता नहीं क्या लिखते। उसके बाद अगला लिखिए अनुच्छेद, आर्टिकल। अपने आंसर में आर्टिकल ऐसे मत लिखा करो,
ये वाला ये गलत हो जाएगा, ये कल हो जाएगा, ये वाला लिखो CLE। आंसर राइटिंग क्या आपकी बता रहा हूँ, कई बच्चों ने आर्टिकल को आर्टिकल कर दिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना। हिंदी में अनुच्छेद लिखना है, हिंदी में भी तुम लोग महान हो, ऐसे लिख दे रहे हो, ये नहीं अनुच्छेद लिख दो। चलो भैया लिखो आर्टिकल 52 लिखो भाग 5 में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो भैया 52 से 62 खेल खत्म। लेकिन अलग से कुछ आर्टिकल और हैं, जैसे क्षमा याचना की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंदर थी, पार्डनिंग पावर, ये आगे पढ़ाऊंगा। बिल बनाने की, विधेयक पास करने की शक्ति, भाई सारा विधेयक जो है वो बनने के पास होने के बाद अंतिम हस्ताक्षर के लिए किसके समकक्ष आता है, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे तो तुम्हारा शाहबानो जजमेंट बेकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आदेश दे सकता है संसद को कि विधि बनाओ। ठीक है, लिखो आर्टिकल लिख लिए, ये लिख लिया आपने भी। सो के उठने वाले मित्र, क्या नाम है तुम्हारा? अक्षर, गुड, ये लिख लिए। चलो भैया अब देखें तुम में से कितने बच्चों का ज्ञान कितना शाकाहारी है, बताओ। सबसे पहले आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत के एक राष्ट्रपति होगा। अरे वाह, आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के आगे लिख लो भैया, कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख। वेरी गुड, बच्चे हैं कुछ पढ़ने वाले। ठीक, अगला लिखो अनुच्छेद 53 के बाद अनुच्छेद 54। तो बेटा ये किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के चुनाव की। अभी ही लिखवा दे रहा हूं, घबरा मत जाना। इनका चुनाव किस तरीके से होता है, उसके 4 बिंदु हैं। पहले इनका जो चुनाव है वो याद रखना अप्रत्यक्ष होता है, इसे अंग्रेजी वालों तुम भी नोट कर लेना, इनडायरेक्ट होता है। सर दूसरा कौन सा होता है? तो भैया इनका जो चुनाव होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट के माध्यम से। सर आपकी हिंदी कमजोर है क्या? नहीं बेटा, तो लिख लो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। ठीक, उसके बाद होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लिख लो ये सब चीजें लिख लो। मैं तुम्हें आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट इनिशियल नोट करा रहा हूं, क्योंकि जब तुम आर्टिकल का नंबर भी डाल देते हो तो मेंस की कॉपी में वजन पूरा का पूरा बढ़ जाता है। इसे लिखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक, और इसके अलावा एक और पॉइंट है 3 के साथ में, उसे लिखते हैं सीक्रेट बैलेट, यानी कि गोपनीय बक्सा। लिखा? लिखो। सारे आर्टिकल को यही समझ लेंगे, छोटा सा फ्लो चार्ट बनना चाहिए सभी आर्टिकल का कॉपी में, फिर एक एक करके सबको डेसिफर करेंगे। यानी चलिए शुरू करते हैं हम लोग से। टेक्निकल गुरुजी है ना, चैनल बनेगा टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशन गुरुजी। हाँ भाई लिखते चलो। या तो ना लिखने के 2 कारण है, या तो तुम्हारी उंगलियां नहीं है, या तो तुम अनपढ़ हो, गलत क्लास में आकर। लिखते चलो बेटा। चुनाव के ये रहे चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव। अब ये जो है ये इसके साथ पढ़ा जाता है आर्टिकल 55 में, क्योंकि आर्टिकल 55 में भी ये सेम चीजें रिपीट होती हैं। आर्टिकल 55 बताता है चुनाव का तरीका, जिसमें 2 चीजें और हैं, 2 कानून और हैं, आगे चल के पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी नियम 1952 और रूल्स होते हैं 1974, ये आगे पढ़ाऊंगा। जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951 होता है। पहले इतना लिख लो, 52 राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, 54 में चुनाव, 55 में चुनाव का तरीका। चुनाव करा जाता है इन 4 विधि से। ये विधि आपके उस चुनाव से अलग है जो अभी आप डिब्बे में वोट डाल के आए हो बटन दबा के, वो होता है FTPT, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। क्या होता है बताओ तो? लिखा? चलो इसके आगे लिख लेते हैं। ठीक, फिर से 52 राष्ट्रपति, 53 सर बहुत शक्तियां हैं, शक्तियों के मामले में प्रमुख, 54 चुनाव, 55 चुनाव का तरीका। बेटा 56 बता दो।
हाँ भाई 56 कौन बताएगा? 56 बताओ भाई बताओ। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। बताओ भाई आर्टिकल 56 किस बारे में बात करता है? बताओ कौन बताएगा? कार्यकाल। गुड। कितने वर्ष का? क्या ये दोबारा चुने जा सकते हैं? तो 57 किसकी बात करता है पुनः? 58 बेटा बात करता है योग्यता की, योग्यता कि हमारा राष्ट्रपति कितना पढ़ा लिखा हुए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपति के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, अंगूठा छाप व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये गर्व की बात है क्योंकि अंग्रेजों ने कभी हमें अधिकार दिए नहीं थे। उसके बाद आर्टिकल 59 आ जाओ। 59 किसकी बात करता है? तो योग्यता के संबंध में और सारे तरीके बताता है और कानून बताता है, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद ग्रहण नहीं होना चाहिए। 60 किसकी बात करता है? तो बेटा इस पे क्वेश्चन हमेशा बनता है, सर साड़ा कुत्ता कुत्ता नहीं, तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता नहीं, क्या है कहावत यार बताओ कोई? साड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। तो यानी जितने भी बाकी लोग शपथ लेंगे वो शपथ लेंगे अनुसूची 3 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति शपथ लेंगे तो कौन से आर्टिकल पे लेंगे? 60 में। यानी राष्ट्रपति की पावर ज्यादा है। इसका शपथ का अलग से आर्टिकल होता है। मजे की बात यह है बाकी सबकी शपथ का आर्टिकल नहीं है, इसका भी होता है, गवर्नर का भी होता है, उपराष्ट्रपति का भी होता है। ठीक, सवाल समझा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति को भगाने का महाभियोग, और आर्टिकल 62 कौन बताएगा? फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है? 53 54 तक लिख लिए थे ना, 55 से लिख लो। हाँ 58 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्या बताता है? शर्तें बताता है। किस चीज की शर्तें बताता है? योग्यता की। इसको अंडरलाइन कर लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 और अनुच्छेद 59 को जोड़ के ही पढ़ा जाता है क्योंकि ये दोनों योग्यता की शर्तें बताते हैं। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 60 लिख लो। ये किस चीज के बारे में बताता है? ये शपथ के बारे में बताता है। ठीक, और उसके बाद में लिख लीजिए आर्टिकल नंबर 61 जो सबसे प्यारा है, जिसे कहते हैं महाभियोग। अब आर्टिकल 62 तुम मुझे बताओगे। हाँ बेटा जब राष्ट्रपति की सीट खाली रहती है तब उतने समय के लिए पद कौन धारण करेगा? मृत्यु कर जाए, रिजाइन कर जाए या फिर आकस्मिक डेथ हो जाए। तो इसको ऐसे करके लिख सकते हो कि जब ये रिजाइन कर दें, इनकी डेथ हो जाए या अन्य कारणों की वजह से, एनी अदर रीजंस की वजह से जब ये पद को छोड़ देते हैं तो इनके पद पर कौन बैठता है। ये सारे आर्टिकल की लिस्ट है। अब शुरू करेंगे राष्ट्रपति। लिख लो फटाफट शॉर्ट टर्म। तुम्हें आर्टिकल याद होना चाहिए, जरूरी नहीं तुम लॉ के विद्यार्थी हो। यकीन मानना मेंस की कॉपी में टॉपर्स में जिसमें आर्टिकल की संख्या बड़ी है उसमें नंबर बढ़ेगा। और ज्यादा नहीं, पूरे संविधान से 395 आर्टिकल है। अब तो संशोधन के साथ में 448 हो गए। कोई बात नहीं, सारे याद कर लें। अरे सर ये क्या कह रहे हैं? अरे है मतलब 120 130 आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है। शुरू करें? लिख लिया? चलो भैया आओ शुरू कर ले। राष्ट्रपति का नाम। तो एक दिन मैं शशि थरूर का ट्वीट पढ़ रहा था। शशि थरूर इज वन ऑफ द वेरी वाइज पर्सन जो अभी प्रेजेंट इस विकेट के अंदर है। पता होना चाहिए आपको, विपक्षी पार्टी में है, एमपी है कांग्रेस से, और इनके नाम पे रिकॉर्ड है कि 22 साल में इन्होंने विदेश में यूनिवर्सिटी में जाके बेस्ट स्पीकर अवार्ड जीत लिया था। इनकी नागरिकता भारतीय है, हालांकि ये पैदा लंदन में हुए थे, ठीक है। और आप इनके ज्यादातर चीजों की वजह से जानते ही होंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से बहुत आपने नाम सुना होगा। फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, गजब इंग्लिश बोलते हैं। साथ ही हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार हैं। विदेशों में जा करके हिस्ट्री में ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में अंग्रेजों को बढ़िया करके धोते हैं। उन्हें बताते हैं कि तुम ही ने लूटपाट करी थी, हमें कहानी मत समझाओ। लेकिन एक दिन इनके एक आर्टिकल में जरा ये पढ़ो, ये लिखा हुआ था। शुरू की 2 लाइनें पढ़नी, पूरा मत पढ़ना। भारत में एक राज्य प्रमुख होना चाहिए जो सरकार ना होने पर भी सभी शक्तियां नियुक्त। तो अगर अभी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल ठीक है, यानी अब मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। वो मैं तुम्हें इसलिए सिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें मिलवाना पड़ेगा मैडम से। सर मैडम से क्यों मिलवाना चाहते हो? क्योंकि बेटा जब तक हम अंग्रेजों के उपनिवेशवाद थे, अंग्रेजों ने हमें बनाया था कॉलोनी। उन्होंने क्या शुरू करा था भारत में? कॉलोनाइजेशन। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। बेटा गुलाम अंग्रेजों ने तुम्हें डायरेक्टली नहीं बनाया था। उन्होंने किसका प्रयोग करा था?
विधि का। अगर मैं यहाँ पर एक पर्चा चिपका दूं, यहाँ पर पान मसाला थूकने पे 500 रुपए जुर्माना है, और मैं मुंह से कहूँ तो बेटा जो स्टिकर चिपका होगा ना उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ऐसे अंग्रेजों ने करा। अंग्रेजों ने तुम्हें कंट्रोल करने के लिए क्या करा, विधि बनाना शुरू करी। भारत की सबसे पहली विधि कब बनी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद बैक टू बैक बनता गया। अब समझना जरा ध्यान से, भारतीयों के बीच में एक दुख हमेशा रहा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के नाम से, और जब वो भारत में आई तो पहले अप्रत्यक्ष रूप से हम पे किसने राज करा सर, हम पे कंपनी ने राज करा। जब कंपनी के साथ में युद्ध हुआ और कंपनी ने 1757 यानी बैटल ऑफ कौन सा, प्लासी का, और बैटल ऑफ बक्सर का 1764 में युद्ध जीता, तभी हम पे कंट्रोल को और बढ़ा दिया। धीरे 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 करके हमने बड़ी मुश्किल से 100 साल के बाद दोबारा आवाज उठाई, जिसे कहते हैं 1857 की क्रांति। लेकिन 1857 की क्रांति क्योंकि कोई भी एक उसका प्रमुख लीडर नहीं था, विफल हो गई। आपने उत्तर लेखन में कारण लिखे होंगे, तत्कालिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, सारे कारण लिखे होंगे बेटा, बहुत से कारण थे। अब सुनना ध्यान से, पहले अंग्रेजों की कंपनी ने तुम पे शासन करा, बाद में 1857 की हिंसा के बाद एक दिन इंग्लैंड में बैठी हुई क्वीन बोली कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं शासन करूंगी। तो एक बात सोचो, हम भारतीय क्या इसी बात की मूली है कि किसी ने अपने खेत में से उखाड़ के दूसरे खेत में लगा दिया। पहले जो कंपनी थी वो आई, बोली हम तुम पे राज करेंगे, क्योंकि ये लोग पता आपको एक नीति लेके आए थे जिसे बोलते थे श्वेत व्यक्ति भार, व्हाइट मैन बर्डन। पता है किसी को, भारत में जितने लोग गोरे रंग से जुड़ते हैं वो गलत नहीं जुड़ते। ये ससुरे कहते थे कि हम सफेद इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने हमारा ब्लड साफ करके भेजा है और हम शुद्धिकरण पे निकले। ये जितने भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोग, जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट के ये काले कल्लू भैया हैं, इनको हम हाथ रख के गोरा करेंगे और इसी मिशन पे निकले हैं। और फिर बाद में हमारा सब पैसा लूट के लेके चले गए। तो ये अपने आप को इतना नालायक थे, मानते थे। हमारे भारत में गोरे लोग ही नहीं थे भैया, हमारे पास जो गोरे थे वो गोरे लोग अपने आप को प्राउड फील करते थे। वो कौन थे, राजे रजवाड़े। वो क्या कहते थे, ओ हमारा कलर इनका कलर मैच हो गया, आज से मैं भी राजा साहब, आज से मैं भी लाट साहब। तो लाट साहब जो वर्ड चला है वो लॉर्ड से चला है। आप समझे बात को। तो बेटा भारतीयों के अंदर एक दिक्कत होती है कि हम किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब समझना ये बात, समझो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुम पे शासन करा, बाद में तुम पे कोहिनूर ने शासन करा। बेटा ये बात बाबा साहब के ना दिमाग में बैठी थी। बाबा साहब क्या बोले कि तुम हम इंडियंस को अंडर एस्टिमेट करते रहते हो। पहले तुम्हारी कंपनी ने शासन करा, अब तुमने शासन करा, और अभी भी 1947 में अंग्रेजों ने तुम पे शासन करना बंद नहीं करा था। ये नियम था कि जिस दिन तुम 1950 के अंदर अपना संविधान बना के तैयार कर लोगे और लागू करोगे, तो अनुच्छेद 393 से 395 पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा है कि आज से अंग्रेजी शासन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रयोग होना बंद हुआ। और वो अधिनियम किसने बनाया था, अंग्रेजों ने। बेटा जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे, जब मैं तुम्हें प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो बाबा साहब की ग्रेटनेस बताऊंगा कि बाबा साहब ने संविधान को उठा के इंग्लैंड भेजा ही नहीं। ये नियम आया था कि जब तुम्हारा संविधान बन जाए तो तुम ये पूरी किताब उठा के चेक होने बगल के कमरे में भेज देना, मैं पकड़ो। लेकिन बगल के कमरे में क्यों भेजे, ज्यादा ज्ञानी यही उपस्थित है जो, ठीक है, इसे व्यक्तिगत तौर पर डालें, ठीक है। तो बेटा समझे बात को। तो बाबा साहब ने ये कहा जब हम खुद ही संविधान बनाने की पावर रखते हैं तो हम इंग्लैंड में रेक्टिफाई होने क्यों भेजे। इसीलिए तुम्हारे प्रियम्बल की पहली लाइन लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, बना हुआ छपा होता हम इंग्लैंड की कोई तुम्हें ये आजादी देते हैं। इसलिए बाबा साहब ग्रेट थे, समझना। जब बाबा साहब ने 1858 का दुख देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी का दुख देखा, तो बाबा साहब बोले कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने राज्य का, अपने देश का प्रमुख उसी व्यक्तियों को बनाऊंगा जो क्या होगा, भारतीय। प्लस रानी किस वंशवाद पे बढ़ रही थी, इनके बाद इनका बेटा, इनके बाद इनका बेटा, इनके बाद इनका बेटा। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि भारत में हर वो आदमी राष्ट्रपति हो सकता है जो किसी वर्ग, जाति, समुदाय, अमीर गरीब कहीं से भी आता हो। पॉइंट को नोट करना। इसलिए भारत में राष्ट्रपति बनने का पहली योग्यता का नियम है कि वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक, 35 साल की एज होना चाहिए, कहीं पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं है, किसी वर्ग की बात नहीं है। और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा, ये बात बाबा साहब ने खुद कही है। सर कहाँ कही है, तो जरा इसको पढ़ लो, पढ़ो बाबा साहब की किताब से कुछ लाइन, जल्दी पढ़ो, समझना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ये बहुत टेक्निकल है, राष्ट्रपति समझाना पड़ता है भैया, बाकी सब टीचर पढ़ाते हैं, मैं समझाता हूँ।
संविधान के मसौदे के तहत राष्ट्रपति का वही स्थान होता है जो अंग्रेजी संविधान के तहत राजा का होता है। वह राज्य का प्रमुख है लेकिन कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र प्रशासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उनका स्थान मोहर पर लगे, इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप के भांति है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने भी ये बात लिखी है कि उसका स्थान मोहर पर लगे, एक औपचारिक उपकरण जैसा है, फॉर्मल जैसा, लेकिन जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णय की जानकारी दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब कह रहे हैं कि अंग्रेजों की औकात दिखाने के लिए हम पूरे देश का एक व्यक्ति को ऐसा बैठा लेंगे जिसे राष्ट्रपति कहेंगे और उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे, लेकिन पूरे देश में प्रजा से डायरेक्ट संवाद, ताकि ये जो राष्ट्रपति बैठेगा इसका दिमाग करप्ट ना हो जाए, ये लोगों पे शासन ना करने लगे जैसे कौन करता था, क्वीन करती थी। तो इस वजह से हम देश में एक और इम्पोर्टेंट पद बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री। समझ आया? समझ आया कि नहीं समझ आया? तो लिखो भैया, यहीं पे लिखो तुरंत ही क्वेश्चन, नोट लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन का मतलब ये लिखो कि राष्ट्रपति, लिखो अनुच्छेद 52 में वर्णित है एवं इन्हें राज्य का प्रमुख कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे क्या करा? अप्रत्यक्ष शासन करा। अप्रत्यक्ष शासन सर आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारे घर आई थी क्या कि कमल पर मोहर लगाए और बनाए भारी मतों से विजयी? तो उसने अप्रत्यक्ष तरीके से ही तो तुम पे शासन करा था ना। तो लिखना जरा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद क्वीन या क्राउन ने भारतीयों के ऊपर क्या करा था? शासन करा था। सर ये शासन किस तरीके से करा था? अप्रत्यक्ष रूप से करा था। और बाबा साहब ने इस शासन का जवाब देने के लिए अंग्रेजी राजा को एक जवाब दिया कि हमारे देश का कोई भी नागरिक, कोई भी बस क्या होना चाहिए? नागरिक। क्या बन सकता है? आर्टिकल 52। ये आपके पास शॉर्ट डायग्राम बना होना चाहिए, लिखो ताकि याद रहे। इसलिए राष्ट्रपति को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रमुख। लिखा? लिखो। ये एक आर्ट है, समझनी पड़ती है। वन लाइनर खत्म कर दिया पीछे, 52, 53, 54, 55, 56, 57 सब हो गया। अब भैया इस पे आ जाओ, इस पे। हाँ बढ़े आगे। लिखा? अब देखना जरा ध्यान से। ठीक, एक चीज याद रखना सर, एक ना मौसा जी हैं और एक मामा जी हैं। सर मौसा जी ना आवास विकास कॉलोनी में ही रहते हैं। सर ये आवास विकास कॉलोनी कहाँ पर है? सर जहाँ मैं रहता हूँ मैं। और सर ये जो मामा जी है ना, मामा जी है ना सर, ये मामा जी रहते हैं, कहाँ रहते हैं भैया? तो ये रहते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी सर कहाँ रहते हैं? जहाँ पे कंगना रनौत जीती है सर, मंडी में रहते हैं, मंडी में। अच्छा ये है। तो बेटा समझना ध्यान से। मुझे ये बताओ, रोज शाम को जब मैं अपने घर से खाना खा के निकलता हूँ और मैं भी आवास विकास में रहता हूँ, मुझे जरा ये बताओ मेरी मुलाकात किससे होगी? मामा से या मौसा से? थ्योरी समझना, मेरी एक एक वर्ड आपको स्टोरी फॉर्म में मिलेगी लेकिन करेक्शन मिलेगा। आई नेवर टेल लाइज। मेरी मुलाकात किससे ज्यादा होगी पलक? सर मौसा से होगी, मौसा से। सर बहुत अच्छे रिश्ते बन जाएंगे, पैसा भी उधार ले लोगे। और मामा से, क्योंकि मामा कहाँ रहते हैं? दूर। मामा कहाँ रहते हैं? दूर। तो बेटा दोबारा ध्यान देना, एक है राष्ट्रपति, इसका चुनाव जो होता है, समझना मेरी बात को, उसमें आप लोगों ने संजय भैया को चुना है, संजय भैया, और साथ में चुना है जतिन प्रसाद को। सर आप दोनों का नाम क्यों लिख रहे हो? क्योंकि सर इसको प्यार से एमएलए कहते हैं, इसको प्यार से एमपी कहते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में अब तुम वोट नहीं दोगे। कौन वोट देगा? संजय भैया, जतिन भैया। दूसरी बात समझना सर, ये है प्रधानमंत्री। अभी आपको नहीं पता सर, 18वीं लोकसभा में मेरी मम्मी ना, मम्मी किसे वोट दे के आई थी? मोदी। सर डायरेक्ट बटन दिया था। हाँ, मेरी मम्मी कहाँ रहती है सर? वाराणसी। अब तुम मुझे बताओ, मामा ज्यादा पास है कि मौसा ज्यादा पास है? तो सर जिस व्यक्ति ने डायरेक्टली पीएम को वोट दिया है, वो पीएम डायरेक्टली इनको बदले में पावर देगा, डायरेक्टली शासन करेगा, जबकि राष्ट्रपति तुम्हारे माध्यम से ना होके इन लोगों के माध्यम से जा रहा है। तो दोनों में से जनता से दूर कौन है? ये जनता से दूर है। इसलिए पावर के मामले में कौन ज्यादा होगा? प्रधानमंत्री। कंसेप्ट आया समझ में या नहीं? बताओ। अब समझना, इसीलिए यहीं पर मजाक में बोला जाता है, लेकिन ये सत्य बोल गया कि सर ये तो फॉर्मल हेड है और सर ये तो रियल हेड है। रियल यानी वास्तविक शक्तियों का दाता ये है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फालतू शक्तियों का दाता प्रेसिडेंट। अब समझ में
अब ऐसा हमने क्यों करा ये भी तुम समझो। ये भी मजेदार बात है ना, बाबा साहब की एक एक बात समझने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा अमेरिका। अमेरिका ठीक, इस समय अमेरिका के वर्तमान 46वें राष्ट्रपति के पद पे कौन है? कल बड़े दुख की बात है कि जो बाइडेन ने आगामी चुनाव में, यह राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है, 2 बार से ज्यादा एक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। आप इतिहास उठा के देख लो, और यहाँ पे जितने राष्ट्रपति रहे हैं उनमें से एक ना एक राष्ट्रपति ऐसा डिसीजन ले लेता है जिससे अमेरिका बर्बादी हुआ है। ये भी पढ़ लेना कभी ध्यान से। ट्रम्प आए, बोले हम ऐसा कर देंगे। जो बाइडेन आए, बेटा इनकी संग समस्या क्या है, ये 82 साल के। एक दिन मैं क्लास को इधर मुंह करके पढ़ा रहा था तो कृष्णपाल बोले उम्र हो गई है। बेटा यही दिक्कत इनके साथ हो रही थी। सभा बैठी थी इधर, हवा में हाथ मिला दिए किसी से। अब हवा में हाथ मिला दिए, हवा में कोई व्यक्ति थोड़ी ना होगा। उसके अलावा क्या हुआ कि ट्रम्प के ऊपर कमेंट कर रहे थे, कमेंट ट्रम्प पे कर रहे थे, कर किसी और व्यक्ति पे कर, तो इनकी उम्र जो है कुल मिला करो कि चचा सटे आ गए। अब हुआ ये कि 82, ध्यान से सुनना, 82 साल के जो बाइडेन ने कल अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन बेटा पावर सबको चाहिए होती है, इसलिए इन्होंने किसका नाम नॉमिनेट कर दिया है? अपनी वाइफ का। इनकी वाइफ का नाम आगे करने से हमारे 2 फायदे हैं। इनकी वाइफ ओडिशा की रहने वाली है, ओडिशा की है और भारतीय मूल की है, तो कितनी चालाकी की, एक तो भारत की सिंपैथी, ऊपर से मेरी खुद की बीवी थोड़ी ना धोखा दे जाएगी। अब वक्त किसे पता चल रहा है, तुम 82 के हो, तुम भूल गए और वो नया लड़का लेकर के आ गई, मीट माय न्यू हस्बैंड जो बाइडेन, समझ गए? तो बेटा समझना, देखो पावर, जॉन एक्टर ने कहा है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब समझना मजा। तो जो बाइडेन जो है बेटा समझना, ध्यान से समझना, हमने क्यों, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, हमने यहाँ पर अपने यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट, ताकि तुम्हें दिखता रहे सर लिख क्या रहे, और हेड ऑफ गवर्नमेंट, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यानी कि राज्य प्रमुख और सरकार प्रमुख अलग अलग रखा है। वर्सेस मतलब अलग अलग, नॉट इक्वल, मेरी बात समझना। लेकिन अब अमेरिका की बात देखिएगा, ये जो बाइडेन चच्चा है, जो बाइडेन चच्चा के एक दिन में दोनों हाथ में लड्डू थे। मैंने कहा सर लड्डू इधर भी है, लड्डू इधर भी है, क्यों? बोले अरे अभिषेक तेरे से क्या सरमाना, मैं हेड ऑफ स्टेट भी हूँ, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हूँ। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति संसद के नियमों से बाध्य नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति खुद ही करता है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट का जज इसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। अभी भी जब मामला मीडिया प्रेस के जरिए पहुंचा कि जो बाइडेन को हटा दो, तो 6 लोग जो है वो ट्रम्प के समर्थन में आ गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस समय 13 जज है और बाकी के जज इनके समर्थन में आ गए कि नियुक्ति इतने करिए। तो सर मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति लग रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अराजकता करने वाला व्यक्ति भी यही दिख रहा है, क्योंकि अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता है। बेटा इसीलिए ये पहला कारण है कि एक ही व्यक्ति में 2 शक्ति देने से बट्टाधार हो जाता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे ऊपर किसने राज करा था? इंग्लैंड ने। बेटा हमने इंग्लैंड से एक मॉडल लिया है, कौन सा मॉडल? और ये वेस्टमिंस्टर मॉडल कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि शक्तियां कभी भी एक व्यक्ति में केंद्रीकृत नहीं होंगी। और जबकि अमेरिका के अंदर जो मॉडल चलता है वो ये मॉडल, राष्ट्रपति का लोकतंत्र, और हमारे यहाँ क्या चलता है? पार्लियामेंट्री मॉडल। अब आई बात समझ में? सर ये वाला तो बिल्कुल ऊपर से गया, इसके लिए भी मुझे तुम्हें एक जोक समझाना पड़ेगा। ये सर ये चरण है, चरण, ठीक, चरण के बाल भी बना देते हैं, गॉगल्स भी लगा देते हैं, ठीक है, ये चरण है, सिगरेट भी बुला देते हैं। अरे लड़ी है ये, समझो, तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं स्मोकिंग किल्स, ठीक है, प्रिकॉशन देना जरूर, ध्यान से समझना। ठीक, जो बाइडेन, ध्यान से समझना। हमने यहाँ पर राष्ट्रपति के अंदर और प्रधानमंत्री में पद अलग क्यों बांटे, समझना बहुत अच्छे से। लास्ट एग्जांपल पर गजब एग्जांपल, सर अमेरिका में ट्रम्प के घर ना बेटी पैदा हुई, बेटी, तो ट्रम्प ने कहा आज पूरा अमेरिका के अंदर 50 राज्य होते हैं, 50 स्टेटों के फेडरेशन से मिलकर बना अमेरिका। इसने कहा आज अमेरिका में काजू कतली बंटवाई जाएगी। बेटा काजू कतली का बिल संसद के अंदर गया और तुरंत ही मुहर लग गई और काजू कतली पूरे अमेरिका ने खाई, क्योंकि किसका ऑर्डर था? जो बाइडेन का। ध्यान से समझना, ये चरण है। चरण बड़ी मेहनत करने के बाद देश के क्या बने? राष्ट्रपति। चरण के बड़ी मेहनत के बाद राष्ट्रपति बनने के बाद चरण के घर किसका जन्म हुआ? बेटी का, मान लो, ठीक। चरण ने ऑर्डर दिया आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर के काजू कतली बंटवाई जाए।
बेटा बर्थडे 1 तारीख को था बेटी का, लेकिन 10 साल की 1 तारीख आ गई, काजू कतली नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण समझो। राष्ट्रपति के हाथ में कुछ नहीं है। सबसे पहले लड्डू बिल गो टू लोकसभा, लड्डू बिल गो टू अगेन राज्यसभा। उसके बाद अगर इन्होंने कोई सुझाव दे दिए फिर वापस आएगा, फिर जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुझाव देने के बाद विपक्ष ने कुछ नो कॉन्फिडेंस लाया तो सरकार भी गिर सकती है। नहीं गिरी, सरकार भी बच गई, तो 3 महीने का समय लग गया। और तब जाके राष्ट्रपति के पास में एक ऑर्डर आया जिसपे हस्ताक्षर करना है कि काजू कतली बांट दो। तो यहाँ का राष्ट्रपति भारत का जानबूझ के इतना कमजोर बनाया गया है ताकि वो अराजकता ना फैला सके। बात आई समझ में क्या? और अमेरिका का राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है। ये अंतर है दोनों में, आप समझे? तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमें ऐसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए कि जो किसान बिल रातों रात पास कर दे, जो कोई भी गलत बिल रातों रात पास कर दे। लेकिन बेटा वर्तमान सरकार ने जितना बाबा साहब के आदर्शों का गला घोटा है उतना किसी ने नहीं घोटा। आपको पता होना चाहिए कि तलाकुल बिद्दत तब मिटाया गया जब हमारे सत्र जो है वो उस समय सत्र नहीं चल रहा था, उसके बीच में 3 दिन के अंदर पास हो जाता है। अगर आप 3 काले कानून देखो, आईपीसी को जो खत्म करा तो 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर 3 दिन में बिल पास हो गया। यानी कितनी जल्दी राष्ट्रपति भी अपना बैठाल के सारे काम कर लिए जा रहे हैं। फिर भी आप याद रखना, बाबा साहब ऐसा कभी नहीं चाहते थे, बिकॉज बाबा साहब चाहते थे कि किसी भी कानून पर क्या हो, डिबेट, डिस्कशन, और तीसरा पुराने बच्चों बताओ, इसीलिए भारत का राष्ट्रपति कभी भी हेड ऑफ स्टेट तो है बट हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि वो कभी भी क्या ना बन जाए, तानाशाह। क्लियर हुआ? बेटा ये बात समझाने में ही टाइम लगता है। चलो आगे बढ़ो। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति कौन है। इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो यहाँ नहीं दर्ज है मैं बता दे रहा हूँ, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। आपने शायद पढ़ा भी हो। अभी तक जितने राष्ट्रपति बने थे वो सब 65 पार, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये पहली बार आई जो 500 पार, मतलब जो कहने का मतलब ये है 500 पार नहीं, इस बार ज्यादा हो गया, 300 पार नहीं 400 पार चला था। चल तो बेटा याद रखना, देश की पहली आदिवासी ये राय मयूरभंज से आती हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं। इन्होंने रमा इंटर कॉलेज से डिग्री ली थी। उससे पहले इन्होंने सीबीसी केंद्र 2 से अपना इंटर किया था। उसके बाद झारखंड में पॉलिटिकल पार्टी में जाने से पहले संथल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा था। बाद में संथल समुदाय से बिलोंग करती हैं। इनके जाने पर उड़ीसा में आज भी झांकी सजाई जाती है। बस खत्म। चलो आगे बढ़े। ठीक, ये समझ गए? अब आ जाओ इस पे। ये मैंने आपको टेबल बता दिया, हाँ सर पढ़वा दिया। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब एक बार इसको देख लो जरा ध्यान से, फिर मुझसे मत कहना सर अब ये डायग्राम आपके नोट्स का हमें समझ नहीं आ रहा। ध्यान से समझना। ऊपर लिखा है इंडिया। इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? संसदीय लोकतंत्र, जहां पर राज्य का प्रमुख किसके बराबर नहीं होगा? राज्य के स्टेट। इसलिए दोनों अलग है। एक पद किसे मिला है? प्रधानमंत्री को। दूसरा किसे मिला है? राष्ट्रपति को। बट अमेरिका में देखो मैंने क्या किया है। अगर इतना नहीं समझ पा रहे तो लक्ष्मीकांत तुम्हारे लिए नहीं लिखी है। लक्ष्मीकांत जी किताब लिख रहे थे तो उन्होंने सोचा बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा, खुद से मेहनत करेगा, लेकिन तुम आए और तुम्हें जुकाम था, तुमने उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बना दी किताब के ऊपर, और तुम बोले है हो गई किताब में रह गई। बता रहा हूं मैं, दिल्ली में मुखर्जी नगर में किताबों में आराम से सरसों का तेल, नवरत्न तेल सब चिपका मिलता था। मुझे लगता था वाह किताबें यहाँ से पढ़ी जाती, मैं गलत पढ़ रहा हूँ ऐसे। सर ऐसा होगा बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी 20 साल से वही है। 47 साल में अफसर बन रहे हैं। एक तो यहीं से बच्चा बनेगा एक रात। आगे बढ़े। सर ये आपने क्या करा? आपने इंडिया का नाम काट करके इंग्लैंड काहे को रख दिया? क्योंकि बेटा जो भारत के अंदर सिस्टम है कि राज्य का प्रमुख अलग होगा और क्या होगा, प्रधानमंत्री किसका, सरकार का प्रमुख होगा, वो सिस्टम हमने कहां से उठाया? इंग्लैंड से। तो बेटा अगर कभी भी आ जाए कि इंग्लैंड के राष्ट्रपति को, इंग्लैंड के अंदर तो राष्ट्रपति होता ही नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना कि इंग्लैंड का ये जो मॉडल है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी और भारत का क्या मिलता जुलता है? तो हाँ, और जरा ये भी देख लो, ये रहे वहां पर चार्ल्स III, ये आज भी राजशाही से बनते हैं, ये बोले जाते हैं हेड ऑफ स्टेट। जैसे कोई के बारिश मर गए, अभी हाल ही में सितंबर माह में 2022 में मरी थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। उनके मरने के बाद चार्ल्स III आ गए। वो भी किस तरीके से आए? राजा का बेटा राजा, उस सिस्टम से। तो इंग्लैंड के अंदर हमेशा राजा का बेटा राजा ही राष्ट्रपति के पद के बराबर होता है। राष्ट्रपति का पद नहीं है इंग्लैंड में, और अमेरिका में किसका पद नहीं है? प्रधानमंत्री का, क्योंकि दोनों काम कौन कर लेते? बाबूजी खुद ही कर लेते। समझ गए? उनका नाम फूफा भी है, उनका नाम लौंडा भी है।
अगला सर जैसे राजतंत्र में सर राजा बेटा बिल्कुल वो ये इंग्लैंड में चलता है, इसका नाम है चार्ल्स III। बेटा अभी हाल ही में नए चुनाव हुए हैं, ऋषि सुनक टाटा बाय बाय, अब कौन आ गए हैं? केर स्टारमर। वहां नियम है कि जब भी नया प्रधानमंत्री नियुक्त होता है वो अपनी वाइफ के साथ प्रेसिडेंट के हाउस नंबर 10 10 कोर्स में जाके जनता के समय सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ऐसे करता ही करता है, ये नियम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ ये जरूरी है, ये लो इनकी वाइफ थी, अगर जिनकी वाइफ ही ना हो तो भैया किराए मिल जाती है इंग्लैंड में, लेके चले जाना 10 मिनट के लिए, वाइफ बन जाओ हमारी, नहीं हो तो नहीं होगी, कैसी बेवकूफी की बात है। जब दूध ही नहीं है घर पे तो ब्लैक टी मिलेगी या चाय नहीं मिलेगी। सर पर उसकी बहू रास्ते में मर जाए तो बेटा दुर्भाग्यशाली होगा वो। पढ़ो ये ऋषि सुनक का स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं तुम्हें एक गजब बात बताता हूँ जो इंटरव्यू में तुमसे पूछी जा सकती है। बेटा ऋषि सुनक उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे जो पॉलिटिकल पार्टी भारत की आजादी के पक्ष में कभी नहीं थी, कंजर्वेटिव। इस बार जो पार्टी जीती है इंग्लैंड के अंदर वो लेबर पार्टी है, ये वही लेबर पार्टी है जिसने 1947 में माउंटबेटन के लात मार के भेजा था कि जा जल्दी और जाकर के पाकिस्तान और इंडिया की समस्या सुलझा, लेकिन उसे नहीं पता था कि हमारी बीवी है बहुत नालायक निकलेगी। लेडी माउंटबेटन जब नेहरू के साथ में जोड़ ली, वो कहीं पाकिस्तान तोड़ दिया, हमारे साथ रिश्ता इनका बन गया। नेहरू पे पिन पॉइंट क्या करूं किताबों में लिखा। बेटा ये अभी की न्यूज़ है 5 जुलाई, ठीक है, तो कौन बन गए अब? तो बने हैं कीर स्टारमर। इन्होंने अपनी गलतियां मान ली कि हाँ मैं मानता हूं, अच्छी बात है। अब आ जाओ, अब इस डायग्राम से बेसिक कोई नहीं समझ पाएगा, फिर से देख लो। भारत के अंदर हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख मोदी जी, नीचे अमेरिका। अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ही आदमी डबल रोल निभाता है। प्रधानमंत्री की जरूरत है क्या है? जब प्रेसिडेंट ही प्रधानमंत्री के सारे काम कर सकता है। बात आई समझ? अब ये डायग्राम से भी नहीं समझ आ रहा तो बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नंबर दूंगा रोडवेज की बस में बंगाली बाबा से मिलने, ठीक है, ये भी हो गया। हाँ ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी। अब शुरू समझना। एक दिन मेरे घर में बुआ की शादी का इनविटेशन आया और इनविटेशन आने से 10-15 दिन पहले पता चल गया। अब ध्यान से समझना, घर के अंदर अगर आपके दादाजी हो, आपके पापा भी हो, सभी लोग घर में मौजूद हो, समझना ये स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे घर में दादाजी हैं, ये रहा परेशान में और ये रहा कंफ्यूज पिता है। समझना जब बुआ की शादी होने वाली है, यानी बुआ की बेटी की शादी, बुआ की तो हो गई, तो बुआ की बेटी की शादी होने वाली है, तो उसके लिए पापा के पास फोन आया कि भैया तुम मामा हो, और हिंदुओं में चलता है भात कल्चर, पता है तुम्हें? दाल भात नहीं, भात मतलब असली सोना, खरा सोना, बम्बई लेने वाला, कि मामा भात पहनाएंगे। मुसलमानों में भी होता है, ठीक है, कि मामा करते हैं कुछ अपनी नवाज, जो भी हो, नवासी तो नानी होती है, सुनना। तो बेटा दादाजी जो है उन्होंने पापा से कहा देख मंडप यहाँ लगवाना, बारात घर ये करना, खाना ये खिलवाना, सारी चीजें ध्यान से समझना। पिताजी बेचारे पूरा काम करते रहे, 1 महीने से लगे रहे, और जिस दिन शादी थी मैंने भी पिता का पूरा सहयोग करा, हम दोनों ने मिलकर सारे काम करे, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन सब लोग मेरे दादाजी से कह रहे थे वाह कृष्ण मिश्रा जी आपका इंतजाम देख के मजा आ गया। हम और पापा खड़े कोने में रो रहे थे, हमने एक घंटी बल्ली अपने कंधे पर रख के उठाई, एक हलवाई के साथ में कचौड़ियां निकाली, और क्रेडिट कौन ले गया? दादाजी। बेटा क्यों ले गए? क्योंकि भारत में एक सिस्टम चलता है कि फैमिली में जो वरीयता में सबसे ऊपर होगा पूजा भी किसे जाएगा? उसी को। और अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताई थी? टेबल ऑफ प्रीसीडेंस। इस टेबल में नंबर 1 पे कौन था? राष्ट्रपति। तो बेटा राष्ट्रपति को ये जो पावर मिली है, ये पावर ऐसे नहीं मिली है। अभी तो मैं दिखाता हूं मैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 की जरा रीडिंग मार लेते हैं। कहां चला गया? ये रहा, जरा पढ़ना ध्यान से पढ़ो। आर्टिकल 53 की पहली लाइन, कोई तब समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी और इसका प्रयोग है सीधे या संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मतलब माध्यम से करेगा। लेकिन नाम किसका पड़ता है किसी भी बिल पे? राष्ट्रपति साहब का। कि साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति। तो पूरी मेहनत करें निर्मला सीतारमण बजट बनाने में, लेकिन उसमें अंत में हस्ताक्षर किसके होंगे? पहली बात तो बजट पेश करने से पहले ही हस्ताक्षर लिए जाते हैं। आप कोई भी बिल बनवा लो, किसान बिल, फुटबॉल बिल, ठीक है, अभ्युदय योजना बिल, कोई भी बिल ले आओ, ये तो राज्य की योजना है। अगर कोई भी केंद्र की योजना होगी तो उसमें अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। समझ गए? सेम स्टोरी, मेहनत कोई और करे, मेहनत करे देश के रक्षा मंत्री, मेहनत करे निर्मला सीतारमण, लेकिन अंत में हस्ताक्षर कौन मारेगा? जो भैया सबसे पद में बड़े हैं। बात आई समझ में या नहीं? बताओ।
बेटा इसको ऐसे ही समझा जा सकता है, इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। अब समझ लेना ध्यान से। इस वाले आर्टिकल पे वापस आ जाओ, ये तो करा दिया मैंने। खैर अब जरा आर्टिकल 53 में ये 3 शब्द लिखो फटाक से, लिखो जल्दी लिखो, फिर आगे आर्टिकल 53 की बात कवर करें। लिखो लिखो लिखो, मुझे पता था आज का टॉपिक लंबा है, इसलिए कुछ कुछ चीजें लिख के कर जाता हूं इंसान। आर्टिकल 53 में लिखो, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। ये किसके माध्यम से काम करवा सकता है? या तो सीधे काम कर लेंगे बाबूजी, या फिर किसी के माध्यम से। दादाजी ने खुद कोई भी काम नहीं करा और सारे काम उन्होंने किससे कराए? बेटे से और पोते से। और एंड में क्रेडिट कौन लेगा? दादाजी। और तीसरा लिखो, ये जो काम कराते हैं वो काम कराते किससे हैं? तो बेटा इसको बोला कर लेना, दादाजी सारे काम कराएंगे इन लोगों से। और ये कहा दिया है कि कौन काम करेगा? आर्टिकल 74। लिख लिया? चलो भैया, सर इसका एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल लो, मैं तुम्हें इसका क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हारी थोड़ी भी करंट अफेयर मजबूत रही होगी तो लो भैया 3-4 दिन अखबार पढ़ लें। सबसे पहले मोदी जी शपथ लेने के बाद कौन से देश गए मिलने? गए हैं। मोदी जी यहाँ संधि करके आए हैं कि हम व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक समुद्री मार्ग डेवलप करेंगे। हम जितने भी सैनिक जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं भारतीय, जिनको आपने धोखे से एडमिट कर लिया, सबको वापस बुलाएंगे। बेटा मोदी जी जितने भी फैसले करके आए हैं, ये संधि तब तक प्रभावशाली नहीं होगी जब तक हस्ताक्षर किसके नहीं होंगे? राष्ट्रपति के। जब तक हस्ताक्षर किसके नहीं होंगे? राष्ट्रपति के। तो बेटा याद रखना, ऐसे ही इनको कार्यपालिका का प्रमुख नहीं बोला जाता है। बात आई समझ में? बताओ, बढ़े आगे। लिखते चलो, सोना मत, 1 सेकंड नहीं। आगे टंगा हुआ उनकी यहाँ है जब वो हम इंग्लैंड के यहाँ उसका नाम सब लॉर्ड बताया। तभी तो जितने पीछे जाते थे वो याद थे, लॉर्ड साहब, लॉर्ड बादशाह। अरे वो तो आगे पढ़ाएंगे। अभी लोगों ने पार्लियामेंट शुरू करा, शुरू होगा तो पार्लियामेंट में मजा आएगा, सारे युद्ध होंगे। लिखा? अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए 2-3 प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, ये लो बताओ। इसका जवाब जरा प्यार से दे दो मुझे, जल्दी फटाफट। याद रखना, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका यानी कि विधि का पालन करने वाला, लेजिस्लेटिव माने विधायी का विधि बनाने वाला, और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी कानूनों की व्याख्या करने वाला। बताओ। विधि, कानून बड़ी या बनाने वाला बड़ा? इज लॉ ग्रेटर और द मेकर ऑफ द लॉ इज ग्रेटर? इंग्लिश वालों के लिए अच्छा बनाने वाला, बनाने वाला। पक्का पक्का पक्का। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से बेटा। 1 सेकंड के लिए, 1 इंच के लिए भी यूपीएससी है। अगर ध्यान भटका तो मुझसे मत कहना, बड़े अच्छे से समझा रहा हूं तुम्हें। एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ के चलना बहुत अच्छे से। उसके बाद लेजिस्लेटिव, ठीक, और इसके बाद अंत में आएगा, बाद में हंस लेना, जीवन भर हंसोगे बनना। ई तेरा 1 नंबर से रह गया था, फिर ये कलुआ मिल गया। देखो इधर, ध्यान से देखना, इधर इधर देखो, इधर। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका में आते हैं सर, प्रधानमंत्री आते हैं सर, डीएम सर, पुलिस सर, डीएसडब्ल्यू सब आते हैं। सबके सब किसका पालन करते हैं? विधि का। सर विधायिका में कौन आएगा? तो विधायिका में आएंगे एमएलए, जिसे बोलते हो तुम प्यार से विधायक। उसके बाद कौन आते हैं? सर सांसद। कौन आते हैं? सांसद। और यहाँ सर कौन आते हैं? जो आप बन जाओगे आगे जाके। गुड, यही सुनना, ठीक है बेटा। लिखो ध्यान से, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? अब तुम मुझे अपनी अपनी बुद्धि, रॉकेट साइंस सब कुछ लगा के बताओ। अनुच्छेद 53 में साफ साफ लिखा हुआ था या नहीं था कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन रहेगा? राष्ट्रपति। पहले ये नोट कर लिया, रख ली, बढ़ू आगे, फिर मुझे सिद्धांत कर लो, कर लो, कर लो। मैं तो लिख के भागता होता हूँ, पता होता है बाद में तुम लोग लिखना शुरू करते हो, इसलिए डिले हो जाएगा।
जुकाम भगवान दुश्मन को भी ना दे। समझ आ रहा सब एकदम दिमाग से सब क्लियर? हाँ ले ले बस मसले करेक्ट क्वेश्चन मेमोरी खराब चला तो पिछले साल वाली कॉपी हो गई। अच्छा ठीक है सब देखो बेटा देखो देख लिया। अब ध्यान से सुनना। अभी तुमने एक बात बड़े अच्छे से बोली है प्यार मोहब्बत से कि सर कौन बड़ा, कानून बनाने वाला या पालन करने वाला? बताइए सर। हाँ बोलो बोलो। अभी सबके सब कह रहे थे कि सर कौन बड़ा होगा, ये कानून बनाता है और ये पालन करता है। जरा बताइए कौन बड़ा कह रहे थे तुम लोग? इसको सही कह रहे थे, गलत थोड़ी ना कह रहे थे। इसीलिए तो एक सिद्धांत निकल के आया है संविधान में। डरो मत, सिद्धांत समझना बेटा। राष्ट्रपति कुछ भी कर ले, लेकिन राष्ट्रपति के सारे फैसले कहां से आएंगे? क्यों? क्योंकि भैया राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी है? जो कानून बनाता है। पालन करने वाला हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा? कानून बनाने के लिए। इसलिए अब जरा ध्यान से सुनना। तुमने ये रूल जरूर पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव इज लाइबल टू लेजिस्लेटिव। गांठ बांध लो, ये मंत्र है। कार्यपालिका उत्तरदायी है किसके लिए? ये नियम है, हमेशा याद रखना। पुलिस किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्री जी के प्रति। मंत्री जी क्योंकि बहुत बड़े हैं पद में। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना। इसीलिए डीएम साहब जो है वो मजबूरी में विधायक जी से क्यों डर जाते हैं? क्योंकि विधायक कहता है कानून बना दूंगा, एक बता रहा हूँ ट्रांसफर करवा दूंगा, नया कानून, पैसे देगा, मतलब पैसे अपने टाइम से संभाल के रखना। समझ जाते हैं बड़ा। ये नियम याद रखना। यानी कि बेटा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए तो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रशिया से जाके संधि करके आएंगे, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी होगा, लेकिन इन दोनों से पहले उसका बिल बनके कहां डिस्कस होगा? संसद के अंदर। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति। थ्योरी पोर्शन यहाँ खत्म, बोरियत खत्म। ये था पूरा प्रेसिडेंट का थ्योरी और कंपल्सरी पोर्शन जिसमें थ्योरी समझनी थी। अब थोड़ा सा फैक्चुअल और मजेदार डेटा बचा। कोई डाउट यहाँ तक? अब तुमसे सवाल पूछा जाए इंटरव्यू में कि राष्ट्रपति विधायिका के अंतर्गत आता है कि कार्यपालिका के अंतर्गत? बताओ बेटा, राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव है कि लेजिस्लेटिव? अभी मैं कह रहा हूँ बाहर तो देखो तो कोई भी नहीं है बाहर। हाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव। गुड। राष्ट्रपति एक बार बेटा इसका तो सुना ही नहीं। एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव? कार्यपालिका। गुड। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कौन है राष्ट्रपति? वेरी गुड। कार्यपालिका। बताओ भैया जज साहब कौन? प्रधानमंत्री कौन है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका? कार्यपालिका। गुड। बनना चाहती हूँ मान के चलो इनका पुलिस में सिलेक्शन होगा। पुलिस कौन है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। हाँ भैया आईएफएस ऑफिसर बन गई तुम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी? क्या बनोगी? आईएफएस, एग्जीक्यूटिव। अगर तुम सरकारी नौकर हो तो तुम एग्जीक्यूटिव हो, खुल के सुनो। और अगर तुम खुद भी सरकार बना रहे हो, पीएम हो। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज और याद रखना, मोदी जी डबल रोल भी करते हैं। कैसे? जब मोदी जी बनारस से जीत के आते हैं तो बेटा साथ ही साथ वो एमपी भी हैं, याद रखना। तो मोदी जी दोनों पावर्स का प्रयोग कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का भी, लेजिस्लेटिव का भी। खैर चलो छोड़ो, अभी तुम्हारे दिमाग में तब तक नहीं घुसेगा जब तक पार्लियामेंट नहीं पड़ेगा। खैर अब आगे बढ़ते, ठीक है? अब इसको और देख लो। चलो भाई अब पढ़ाने का ट्रेंड चेंज करते हैं। आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति अपना काम या तो सीधे कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। उदाहरण दे दूं, फरवरी में बजट पेश होता है, हर साल होता है। कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है सामने बजट खड़े होकर? भैया वित्त मंत्री पढ़ती है, निर्मला सीतारमण जी ने वित्त मंत्री होने के नाते बिल पढ़ा। कभी अगर तुम्हें राष्ट्रपति पढ़ते हुए दिख जाए तो घबराना मत, क्योंकि 53 के अंदर राष्ट्रपति को पावर है, या तो मैं अपना काम सीधे कर लूंगा या फिर तुम्हें हो सकता है रेल मंत्री आके दिख जाए, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पढ़ते हुए मिल जाए। तो घबराना मत, क्योंकि आर्टिकल 53 कहता है कि वो अपने काम खुद भी कर सकता है और दूसरे से भी करवा सकता है, क्योंकि वो कार्यपालिका का क्या है? प्रमुख है। ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर ये किसी से काम कराएंगे तो वो आर्टिकल 75 के अंदर बताया गया है कि वो कौन कौन होंगे। बस इतनी आर्टिकल 75 में बात लिखी है।
अब समझना जरा ध्यान से। अब तुम्हारे सामने, हाँ पूछो पूछो पूछो। दोबारा 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 आवाज नहीं है यार, क्वेश्चन बताओ। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए पेश हो रहा है क्योंकि इस साल बजट जुलाई में इसलिए आ रहा है, सरकार चुनाव के वो अग्रिम बजट था। आगे हो गया, वो तो अभी तो वही करेंगी, राष्ट्रपति ने घोषणा तो करी। अगर राष्ट्रपति घोषणा कर देगा तब उसकी मूड की बात है। जैसे आप हो तो आपने कहा कि मम्मी आज खाना मैं बनाऊंगा, चलेगा शाम को, अब तो मम्मी बनाए, मतलब आपको घर में बताना पड़ता है ना, कोई चीज चेंज करो। चलो भाई वापस आ जाए। हाँ आर्टिकल 74 को जरा पढ़ना है एक बार, और तुम्हें फिर इंदिरा गांधी जी से मैं मिलवाता हूँ कि इंदिरा गांधी जी कितनी खतरनाक है। अनुच्छेद 53 में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा एवं सारे कार्य किसकी सलाह पे करेगा? किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री और उसके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझो पहले जरा एक बार आर्टिकल 74 पढ़ लो, क्योंकि मैंने ये बताया कि राष्ट्रपति अपना काम सीधे खुद कर सकता है या करा सकता है। जिनसे कराएगा उनका वर्णन कहां पर है? आर्टिकल 74 में। पढ़ो जरा 74 की लाइन क्या पढ़ो। आर्टिकल 74 पढ़ो। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री, इसे बोलते हैं यू कॉम प्राइम मिनिस्टर, यानी कि केंद्रीय, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, केंद्रीय मंत्री परिषद। और जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जिसके अध्यक्ष होंगे देश के प्रधानमंत्री। बेटा ऐसे ही इंदिरा गांधी जी की बुद्धि का लोहा नहीं माना जाता है। क्या तुम्हें इसको पढ़ के प्रथम दृश्या ये ज्ञात हो रहा है कि कहीं से भी राष्ट्रपति बाध्य हो? बताना चाहता, कोई भी बच्चा बता दो ये सिर्फ लाइन पढ़ के कि यहाँ तुम्हें लिखित में दिख रहा हो कि सर राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया हो, बताओ। नहीं लग रहा किसी को भी? क्या लिखा है कि राष्ट्रपति बस सलाह ले सकता है। सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री परिषद। समझना बेटा, इंदिरा गांधी को, क्योंकि वो कौन थी? देश की सर्वोच्च देश की प्रधानमंत्री, उन्हें अपने पद को करना था मजबूत। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने कौन सा संवैधानिक संशोधन करा? 42वां। और जरा अब इसी आर्टिकल को जरा ध्यान से पढ़ना तो तुम्हें थोड़ा आनंद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इंदिरा जी की एंट्री हो जाएगी। अब पढ़ो जरा। सेम आर्टिकल आफ्टर संशोधन पढ़िए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तभी कह रहा हूं सोबत एक के बारे में गलत चीजें मिलेंगी, और सोबत है तो गोबत है, जाके वाला कौन समझ पाएगा? हाँ अब बेटा पढ़ो। राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बेटा दैट इज द ग्रेट पर्सनैलिटी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बोली कि राष्ट्रपति मेरी बात नहीं मानेगा। बाबा साहब ने ओरिजिनली राष्ट्रपति के पद को बहुत मजबूत बनाया था। वो जानते थे सरकारें आएंगी, मक्कार होगी, राष्ट्रपति से फर्जी बिलों पे हस्ताक्षर करवा के काले कानून बनाएंगी। इसीलिए मैं बहुत मजबूत कर रही हूँ राष्ट्रपति को कि वो कभी भी बाध्य किसके अनुसार नहीं होगा? प्रधानमंत्री के अनुसार और मंत्री परिषद के अनुसार। लेकिन इंदिरा जी तो इंदिरा जी थी, उन्होंने बेटा संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके ये लाइन ऐड, एक यहाँ एक यहाँ। अब समझो मजे की बात, तुम्हें क्या लग रहा है कि मोरारजी देसाई भी दूध के धुले हुए थे? क्योंकि कहा जाता है कि जब इंदिरा जी की सरकार चली गई तो किसकी सरकार आई? मोरारजी देसाई की। और मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के कठोर फैसले को बदलने का प्रयास किया। लेकिन ये सिर्फ कहानी है। जब मोरारजी देसाई ने देखा कि सोने की कटोरी में खाना खाया जा रहा था तो मैं क्यों चांदी की कटोरी में खाऊं? मोरारजी देसाई ने चाहते तो इंदिरा जी का 42वां संविधान संशोधन, मेरी बात समझना, मोरारजी जी चाहते तो 42वां संविधान संशोधन क्या कर सकते थे? खत्म। लेकिन ये भी उस समय देश के क्या बने थे? लालच बुरी बला है। लालच आ गया, बोले राष्ट्रपति को मैं भी नियंत्रित करूंगा, राष्ट्रपति को मैं भी कंट्रोल करूंगा। तो बेटा इन्होंने 42वें संविधान संशोधन को कैंसिल नहीं करा, बना रहने दिया, बस एक शब्द जोड़ दिया। क्योंकि ये 1978 में आए थे, मैडम 1976 में थी, और मैडम का संविधान संशोधन 42वां था, इनका 44वां था। इन्होंने शब्द जोड़ दिया पुनर्विचार, कि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार कोई भी विधेयक को पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन एक बार रोकने के बाद
उसे कंपलसरी रूप से आज्ञा का पालन करना ही करना होगा। समझे पॉलिटी के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है? तो सर इसको नोट कैसे करना है? ये दो ऐसे ऐसे। अनुच्छेद 53 किसके साथ पढ़ा जाएगा? 74 के साथ। 53 में राष्ट्रपति कह रहा है मैं खुद भी कुछ कर सकता हूं या अप्रत्यक्ष तरीके से करवा सकता हूं। जिनसे करवाएगा उनका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 74 में। लेकिन 74 में इंदिरा गांधी जी जब आई सत्ता में तो देश में आपातकाल लगा के उन्होंने प्रधानमंत्री पद को राष्ट्रपति के पद से मजबूत करने की भांति कौन सा संशोधन जोड़ दिया? 42वां संविधान संशोधन से उन्होंने राष्ट्रपति को दी हुई अनुच्छेद 74 की सलाह को क्या बना दिया? बाध्यकारी। लेकिन जब मोरारजी देसाई सरकार आई तो सरकार के मन में इस फैसले को ना बदलने का विचार आया, क्योंकि उनका भी लाभ उससे संबंधित था। उन्होंने उस लाभ के चलते 44वें संविधान संशोधन में एक शब्द तो डाल दिया, पुनः विचार, परंतु इस प्रावधान को नहीं हटाया। तो बेटा सवाल बनता है इंटरव्यू का, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसकी वजह से राष्ट्रपति बाध्यकारी है? आर्टिकल नंबर 74 में कितने संशोधन किए? 2। एक मैडम ने, एक मोरारजी ने। मैडम ने 42वां, मोरारजी जी ने 44वां। मैं कह रहा हूं ये सारी टेक्निकलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे समझ नहीं आएंगी। क्लास में समझो तुम सोनार की दुकान पे हो, मैं सोने पे सोने की चैन दिखा रहा हूँ और तुम्हारे सामने ही तुम तराजू पे ध्यान नहीं दोगे तो बोल दूंगा 1 किलो की है, पैसे देके जाना, फिर 10 ग्राम वाली की 1 किलो। तुम्हें यहाँ पे फोकस करना है। आई एम वेल क्वालिफाइड, मेरे एक्सपीरियंस और मेरी कोचिंग के हिसाब से जो मैं पढ़ के आया हूँ, मैं तुम्हें हर चीज 100% सही डिलीवर कर रहा हूँ। तुम्हारी मन की है आईएएस बनना, चाहो आईएएस बनो, वरना सफाई कर्मचारी की भर्ती आने वाली है 8 साल से आएगी। अच्छा पद है भी बदलो। पुनर्विचार मतलब एक बार राष्ट्रपति के पास बिल भेजा, राष्ट्रपति का मैं तो राष्ट्रपति को रोकूंगा, बोले ठीक है रोक लो, कुछ दिन रोका, फिर हम गए दोबारा से लाओ बिल वापस करो, तो आप नहीं रोक सकते। आप उसके लिए पारंपरिक रूप से सही कृष्णपाल, मैं तुम्हारे लिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, ताकि जो बच्चे अब सो रहे, बहुत आसानी से मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, बना लो। ये फ्लो चार्ट मेरे साथ बनाते चलें, ये समझ नहीं आएगा। आर्टिकल 53 कहता है कि कोई भी काम राष्ट्रपति, ठीक है समझना, कोई भी काम राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं कर सकते हैं या किससे करा सकते हैं? अपने अधीनस्थ नीचे अधिकारियों से करा सकते हैं। लेकिन जो नीचे अधीनस्थ अधिकारी हैं वो कहां पर वर्णित है? आर्टिकल 74। मूल रूप से ये लिखा हुआ था, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल रूप से लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को ऐसे फैसले लेने में कौन सलाह दे सकता है? प्रधानमंत्री, वो भी किसके साथ मिलके? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। लेकिन पहले ये क्या राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी था? सर नहीं था। जब मैडम पावर में आई तो मैडम ने कौन सा संशोधन करा? 42वां। और मैडम ने राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह एवं सहायता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एड एंड एडवाइस, जो इसमें लिखी है 74 में, इसको क्या कर दिया? क्या बना दिया? बाध्यकारी। उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार आई, उन्होंने इस बाध्यकारी का फायदा समझा और उन्होंने ये फैसला तो नहीं हटाया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में एक वर्ड और जोड़ दिया, जिसका नाम था पुनः विचार, कि राष्ट्रपति एक बार विचार करने के लिए बिल रोक सकता है, लेकिन जब उससे दोबारा बिल मांगा जाएगा तो उसे बाध्य है साइन करके वापस करेगा। समझ गए? इसीलिए बाबा साहब पहले ही कह गए थे कि राष्ट्रपति किसकी भांति लगेगा? मोहर की भांति, रबड़। रोक तो नहीं सकता, सिर्फ विचार के लिए रख सकता है, उसे लौटाना ही पड़ेगा। एक और शक्तियां भी आगे जब वीटो पढ़ाऊंगा, लेकिन वीटो अलग सेंस है, ठीक है? लौटाना शब्द से हाँ नहीं, इसका सीधा मतलब ये है, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल जस्टिफाई है कि राष्ट्रपति विचार करेगा, लेकिन राष्ट्रपति विचार इसलिए करेगा कि उसे ये त्रुटियां हैं, परंतु ये त्रुटियां करके भी अगर वो लौटाएगा तब भी ये लोग बात नहीं है उन त्रुटियों को मानने, ठीक है? हाँ इज्जत बस दे रहे हैं तब। अब आया समझ में? आगे हाँ सर, मतलब जब इंदिरा गांधी ने ये जोड़ा था तो राष्ट्रपति को, मतलब जब उसने साइन किया तो उसने पढ़ा नहीं था कि मेरे इसमें ये जोड़ा जा रहा है, मैं इसके लिए ना करूं। अगर आप इस बात को करो तो इस बात के लिए आपको एक चीज समझनी चाहिए कि कोई बिल पास कराने के लिए चाहिए होती है मेजोरिटी, और उस समय कांग्रेस से ज्यादा लोकसभा के अंदर कोई नहीं बैठा।
ऑलमोस्ट 90% सीट का कांग्रेस, बिल पे हाँ राज्यसभा में कांग्रेस, तो राष्ट्रपति मजबूर है। उसने अगर वीटो की शक्तियां भी प्रयोग करता तो सबसे बड़ी बात है कि वो भी व्यक्ति कांग्रेस का चुना हुआ बैठा हुआ था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल लागू करने वाले फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि पूरी तरीके से मैडम के इशारे पे चलते थे, असम के थे, बाद में वो हार्ट अटैक से मर गए। कहा जाता है कि उन्हें इस बात का दुख था कि मैंने बिना लिखे पढ़े कैसे इमरजेंसी लागू कर दी, क्योंकि मैडम ने रात में बेवकूफ बनाया था कि सुबह मैं आपको ऑर्डर दिखा दूंगी पूरे मंत्रिमंडल का, आप अभी बस इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर होने के बाद वापस नहीं ली जा सकती जब तक कि ऐसा कुछ ग्राउंड ना, ठीक है। धोखा दे दिया भैया, समझ गए, सर धोखे बहुत होते रहते हैं मार्केट। चलो भाई, इसको मैंने लिख भी दिया, जरा प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। अच्छा कोई बात नहीं, लो भैया लो, आप पढ़ लो, सही है। अब आए रहो परंतु हाँ बच्चों पढ़ो, 1976 में भारतीय संविधान में 42वां, 78 में इसकी ट्रिक भी है, 4 और 4 8 तो 78 और 42 4 + 2 6 तो 76 भूलना, मतलब बेसिक चीज, जरूरी नहीं याद है। हाँ 42 नहीं याद, आज कल का संशोधन से पहले अनुच्छेद 74 में कहा गया था कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जानी चाहिए, लेकिन स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति को उनकी सलाह का पालन करना आवश्यक है या नहीं। परंतु 42वें संविधान संशोधन में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति को ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये लागू कब किया गया? 1977 को। लेकिन संशोधन जिस वर्ष में करा जाता है वही वर्ष इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद समझ आई ये बात जो मैंने बोला वो मैंने पढ़ाया, उसके बाद पढ़ो। मोरारजी देसाई जी ने क्या करा, पढ़ लो लेक्चर। याद रखना यूपीएससी बच्चों का खेल नहीं है, यू हैव टू बी वेरी शार्प। इन्हीं से सवाल आएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यूपीएससी की प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन तुमसे इसलिए ना मिले कि राष्ट्रपति मैंने पढ़ा दिया और वो चीज पेपर में तुम्हें दिखेगी ना, खासकर वो बेसिक। पुनर्विचार का अनुरोध कर सकता है, यदि पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिपरिषद वही सलाह देता है तो राष्ट्रपति को बिना किसी शर्त के उसे स्वीकार करना पड़ता है। यह भी लागू हो गया 20 जून 1979 को। समझ गए? समझ गए कि नहीं? बता। चलो भैया सर समझ गए सर। क्वालिफिकेशन ठीक तो समझना जरा। एक दिन चरण को गुस्सा आ गया और चरण चला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, नाम नहीं सही है, लो भैया लो, ठीक है अब सही है। एक दिन चरण को गुस्सा आ गया, चरण चले गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन चरण को ये नहीं पता था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी एक परीक्षा कराती है और उस परीक्षा से पहले ये चाहती कि तुम एमए बीए कुछ करना चाहते हो। लेकिन हमारे चरण तो चरण थे, चरण डायरेक्ट पहुंच गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक सीट पे बैठने के बाद बोले तिरंगा लगा के लहरा दो सागोसी का परसम लहरा दो। बोले मैंने भैया कब्जा कर लिया अंग्रेजों पे। लात मार के निकाला गया चरण को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्यों निकाला गया? उसके पीछे कारण है, क्योंकि बेटा चरण उस समय क्या नहीं थे, क्वालिफाइड। चरण का तो सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन अगर तुम्हें कहीं किसी जगह पर प्रॉपर उसका हिस्सा बनना है यानी उसका भाग बनना है तो क्या लगती है? क्वालिफिकेशन। ऐसे ही बेटा मैं तुम्हें एक पिक्चर के बारे में बताना चाहूंगा। कितने लोगों ने ये पिक्चर देखी? लाइन ऑफ कंट्रोल पिक्चर थी जिसमें अक्षय खन्ना से लेके सारे अभिनेता जितने भी अच्छे पुराने आप कह सकते हो ये अभिनेता थे सबके सब। ये पिक्चर उस समय की ऐसी पिक्चर थी, सिनेमा घरों में लिखा गया था कि इसमें गाली गलौज है, कृपया माँ बाप के साथ ना आए, क्योंकि देशभक्ति की पिक्चर थी। तो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का भी उत्साह निकल रहा। ठीक, तो सर आप ये क्यों बता रहे होंगे? क्योंकि बेटा यही हमारी ट्रिक है। ट्रिक का नाम है 35 LOC। लिख लो। क्वालिफिकेशंस किसमें दी है? आर्टिकल 58 के अंदर। सर थोड़ा डिटेल में बता दो। चलो ये बता दिया, लो ये लो। ये अब ध्यान आ रहा है किसी को? पिक्चर देखी हो किसी? अरे देखी होगी भैया, लाइन ऑफ कंट्रोल बड़ा विवादित पिक्चर थी ये। इसमें पाकिस्तानियों को हिंदी साहित्य पढ़ाई है भारतीय फौजियों ने, ठीक है, जिसमें खासकर जो है लिटरेचर पर विशेष बल दिया गया था। कभी का आशय बताने की जरूरत नहीं थी, कभी खुद बॉर्डर पे जाके स्वयं आशय दे रहे थे। ठीक है, तो बेटा ट्रिक लिखो। ट्रिक है 35 LOC। राष्ट्रपति को योग्यताएं चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। पहली योग्यता है कि राष्ट्रपति एकदम 21 साल का नया लड़का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 53 के तहत उसे वायु जल सेना के
भरोसे से युद्ध घोषित करने का भी प्रमाण मिलता है, यानी वो चाहे तो दूसरे देश पे युद्ध बोल सकता है। तो बेटा अगर 21 साल का लड़का होगा तो वो आज हाई स्कूल इंटर पूरा करके आया, ग्रेजुएशन में है और प्रीति के चक्कर में पूरा कलेश हो जाएगा। कबीर सिंह की, अरे कोई कबीर सिंह वाली पिक्चर नहीं देखी, मैं क्या लगा, अरे कोई प्रीति हो तो ऑफेंड ना हो यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा बात समझना, इसकी ट्रिक लिखो, 35 LOC लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। सर लोकसभा की सदस्यता मतलब जतिन प्रसाद जी को रिजाइन करने के बाद राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए मौका मिलेगा। सर रिजाइन क्यों करेंगे, क्योंकि वो सदस्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के सारे पूरी की पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सिर्फ एज वाली छोड़ के, क्योंकि एज कितनी चाहिए, 35 साल, ठीक है, तो वो किस चुनाव को लड़ सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव को। दूसरा आता है लाभ का पद, अभी समझाता हूँ। और तीसरा कौन सा है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का। लिखो आर्टिकल 58 योग्यताओं की बात करता है, जिसकी ट्रिक है 35 LOC। जब मैं उपराष्ट्रपति पद पढ़ाऊंगा तो इसमें सिर्फ L की जगह R कर देंगे, 35 ROC कर देंगे। लिखा आर्टिकल 58 स्टैंड्स फॉर योग्यता क्वालिफिकेशन 35 LOC। पहला, लोकसभा की सदस्यता के बनने की योग्यता होना चाहिए। अब ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, ये ज्यादातर बच्चे जानते नहीं है और फिर इसको गलत करके आ जाते हैं। कैसे, मैं तुम्हें केस स्टडी बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से बताना, ठीक है। ठीक, ये रहे करण। अब करण जो है ध्यान से सुनना, यूनिवर्सिटी अपने पास में कौन सी है, हाँ मजबूरी में यही बच्चा पढ़ता है, देखना ठीक, ध्यान से समझना। करण MGPRU के अंदर क्या है, प्रोफेसर, ठीक। लेकिन करण को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। जरा मुझे ये बताओ कि करण ऑलरेडी कम से कम 2 लाख रुपए की तनख्वाह यहां से उठा रहे हैं। अब करण को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, ये जो पद है, क्या करण को इससे रिजाइन करना पड़ेगा राष्ट्रपति का पद लड़ने के लिए? हाँ। और ये सरकारी में है, प्राइवेट में नहीं है, बताओ। करना पड़ेगा। कितने लोग कह रहे रिजाइन करना पड़ेगा, हाथ खड़ा करो। ईशा ने हाथ खड़ा कर लिया, उनके पड़ोस में हाथ खड़ा कर लिया, इधर वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाए, करना पड़ेगा, पढ़े लिखे बच्चे। हाँ क्या हुआ चल, करना पड़ेगा। अच्छा बेटा लजवा लो तुम 3 साल पढ़ के, हाँ। और कोई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हाँ बताओ जरा बताओ, नहीं करना पड़ेगा। अच्छा इतनी बड़ी पलटी मार रहे तुम लोग बेटा, मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आ रहा, देखो इधर ऐसे उचित उत्तर मिलेंगे। बेटा केस स्टडी पढ़ लेना, मनमोहन सिंह बॉस BA ऑनर्स, सर खाली BA तो नहीं करा होगा ना, इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, टॉप लेक्चरर, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में जाके लेक्चर डिलीवर करते थे। एक दिन ये 20 सभा में, एक दिन संसद की 20 सुनवाई के दौरान उठे और अपना सामान बांधा और कहा, स्पीकर महोदय आपको दिल से नमन, मैं अपनी उपस्थिति के लिए क्षमा चाहता हूं और अब मुझे जाना है लेक्चर लेने। तो स्पीकर ने कहा बाय बाय, आज बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। तो बेटा रिजाइन नहीं करना होता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मनमोहन सिंह की जो पद है प्रोफेसर, उससे जन का यानी लोक का कल्याण हो रहा है, इस पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी अगर तुम किसी भी पद पे हो तो उसे लाभ का पद नहीं कहते हैं। गूगल करके इनकी स्टोरी पढ़ना। दूसरी सुनो, अब दूसरा ले लेते हैं एक लड़के रमेश को। रमेश जो है वो समझना प्लानिंग, सर मतलब अगर वो राज्यसभा का कोई भी पद धारण नहीं करेगा, बाहर कर सकता है। वो राज्यसभा का पद का मतलब ये है कि वो राज्यसभा के MP भी बने रहेंगे और प्रोफेसर भी बने रहेंगे। प्रोफेसर की भी तनख्वाह मिलेगी, इसकी भी तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता। क्या आता है? पीछे पीछे चरण और पूरा इधर देख लो। मान के चलो ये लड़का है रमेश, ये प्लानिंग कमीशन जो कि उत्तर प्रदेश है, इसका अध्यक्ष है और इसका अध्यक्ष रहते रहते ये सांसद बनना चाहता है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। क्या लड़ सकता है? नहीं सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्लानिंग कमीशन को कौन चलाती है? उत्तर प्रदेश की सरकार। ऐसे में एक संकेत चला जाएगा कि राष्ट्रपति किसके आदेशों का पालन कर रहा है? सरकार का। लाभ का पद वो होता है जब आप बीजेपी से किसी बड़े ओहदे पे अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो,
कोई ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर में बैठे हुए हो, तो ऐसे पद के व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है राष्ट्रपति के, पहले रिजाइन करो। और लेकिन अगर आप प्रोफेसर हो, पढ़ा रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। कोई डाउट? अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो कोई इशू नहीं है, आपका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ सैलरी दे रही है, लेकिन आप वोट का प्रचार करने के लिए नहीं हो, आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। आसान कर दूं, आसान कर दूं, लो भैया लो, तुम लोगों को हर चीज स्पून फीडिंग करके दे दो, ले भैया ले ले लो। सचिन का नाम सुना है? सचिन 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 तो भैया 2012 में सचिन को नामित करके सांसद बनाया गया था। उसके बाद क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ दिया था। अगर कोई भी क्रिकेटर होता है या आज भी कोचिंग देते हैं, सारे काम करते हैं, तुम क्रिकेट जो खेल रहे हो उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बात आ गई समझ में? तो इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोल सकते। आप पूछो, और प्रश्न हो तो पूछो, योग्यताओं पर लिखिए। हाँ, लेकिन सर जतिन प्रसाद जी बोले कि मैं जो हूँ शाहजहांपुर में रहूंगा, एमपी भी बना रहूंगा और राष्ट्रपति का चुनाव भी जीत जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुम्हें एक पद से रिजाइन करना पड़ेगा। रोक दो वीडियो। अब बेटा ध्यान रखना, मैं तुम्हें बस फ्लो चार्ट के माध्यम से